भोर में गरज चमक के साथ सारे बादल एक साथ बरस पड़े, मानो धरती पर फिर से सुनामी लाने का इरादा हो। शिखा की नींद भी खुली थी मेघों की गड़गड़ाहट से। उसे रात के अंधेरे में प्रकृति का ऐसा तांडव आनंद देता है और लड़कियों की तरह डराता नहीं है। ऐसे में उसे बड़ी अच्छी नींद आती है। आज भी पैरों के पास से मोटी चादर खींच वो दोबारा सो गई। बरखा की लोरी सुनते सुनते दिल्ली की धरती पर ऐसी वर्षा बहुत कम ही होती है। अब हो रही है तो शिखा उसका पूरा लाभ उठाएगी। नींद में डूबने से पहले ही उसने निर्णय ले लिया कि आज कुछ भी हो ऑफिस नहीं जाएगी। घर में रहकर मौसी से पकौड़े चीले कचौड़ी बनवाकर दिन भर चाटती रहेगी। पर वो जो चाहती है वो भला हुआ है आज तक। घड़ी की सुई और लच्छो मौसी का मजबूत गठबंधन है। ठीक 6 बजे पहली चाय लेकर हाजिर। उठो बेबी रानी, आज ऑफिस जल्दी जाना है ना। झुंझलाकर आंख खोली तो मौसी सामने खड़ी नजर आई। उन्होंने खिड़की के सारे पर्दे हटा दिए। बादल जाने कहाँ भाग गए थे। हवा में नमी तो है पर नीला आकाश, सूरज की सुनहरी किरण धरती को चूमने उतर पड़ी हैं। वो झुंझलाई, क्या है मौसी, सोने दो, आज मुझे कहीं नहीं जाना। वो धम्म से फिर लेट गई। लच्छो ने दुलारा, बेबी बिटिया, बाबूजी ने कहा है आज जरूरी काम है। बाबूजी अर्थात दादू के नाम से ही जरूरी काम याद आ गया शिखा को। एक विदेशी कंपनी से गठबंधन की बात चल रही थी। बहुत दिनों से अब जाकर दोनों पक्षों की सहमति हुई है। उनके प्रतिनिधि आए हैं अमेरिका से। थोड़ा सा मतभेद अभी भी है। वो अगर आज की मीटिंग में दूर हो जाए तो साइन हो जाएंगे। करोड़ों का लाभ होगा शिखा की कंपनी को, अर्थात शिखा को, क्योंकि कंपनी की मालकिन शिखा है। दादू है जीएम। हड़बड़ाकर उठ बैठी, चाय गटकने लगी। गुड मॉर्निंग मालकिन साहिबा। दरवाजे पर दादू सैर करके नहा धोकर आए हैं। 6 फुट लंबा शरीर 60 के पार कर भी ना टूटा है ना झुका है। गोरा रंग सौम्य दर्शन। पापा भी ऐसे ही सुदर्शन और सौम्य स्वभाव के थे, पर कितनी जल्दी सबको छोड़कर चले गए। दादू शिखा को मालकिन साहिबा कहते हैं, कभी चिढ़ाकर कभी मजाक में। वो उठ खड़ी हुई। दादू, मीटिंग का टाइम क्या है? लंबी चलेगी लगता है। 11 बजे का समय दिया है तो बीच में लंच ब्रेक। विदेशी लोगों में पंक्चुअलिटी होती है। 10 बजे ऑफिस पहुंच डॉक्यूमेंट देख लेना है। दादू, बात बनेगी क्या? लगता तो है। 1 वर्ष हो गए बात करते। 2 चक्कर तो हम भी लगाकर आए हैं उनके यहाँ। बात बन गई तो पैसा ही नहीं अपने क्षेत्र में नाम भी बढ़ेगा। वो तो है ही, पर बेटा अब जल्दी करो। जी दादू। वैसे शिखा सभी प्रकार की ड्रेस पहनती है। साड़ी छोड़, मम्मा की साड़ियों का अंबार है उसके पास। वे साड़ी छोड़ और कुछ नहीं पहनती थी। देश विदेश में बिजनेस टूर पर जाते समय भी साड़ी ही पहनती। पहले शिखा माँ की इस भारतीय रुचि के आगे मन ही मन नतमस्तक होती थी। गर्व भी अनुभव करती थी, पर फिर उसके समझ में आया कि माँ की ये रुचि भारतीय स्त्री की पोशाक के प्रति आदर न था, आकर्षक भी नहीं था। ये भी एक लाभ का सौदा था। साड़ी का रिवाज देश विदेशों में आज भी है। इस साड़ी के कारण उनको हर क्षेत्र में कुछ विशेष सुविधा मिल जाती। पक्की बिजनेस लेडी थी मम्मा। एक सुई का साथ मिल जाए तो भी लेने से नहीं चूकती थी। तभी तो अपने साधारण से व्यापार को बढ़ाकर विशाल व्यापार साम्राज्य गढ़ लिया था। उनके छोड़े व्यापार का टर्न ओवर 50 करोड़ को पार कर चुका है। पर हाँ, दादू ने भी इसको मजबूत हाथों से थामकर इसे और फैलाया है। मम्मा को गए 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों में कंपनी का टर्नओवर कई करोड़ बढ़ गया है। कुछ नई योजनाएं भी हैं, जिनमें से एक पर आज मीटिंग है अमेरिका पार्टी के साथ। उनके यहाँ से 3 सदस्यों की टीम आई थी।
नहा धोकर आज शिखा ने पूरी तरह से वेस्टर्न ड्रेस उठाया, शर्ट सूट के साथ बालों का टाइट जूड़ा, शीशे के सामने खड़ी हो फिनिशिंग टच देते देते अचानक ही पापा का चेहरा सामने आ गया। 6 वर्ष हो गए उनके देहांत को, पर आज भी उनका स्पर्श, उनका दुलार, उनके प्यार की गुनगुनाहट को वो अनुभव करती है। इतनी बड़ी सोनी एंड कंपनी की मालकिन कर्णधार शिखा सोनी तब वही छोटी सी बच्ची बन जाती है। इस 26 वर्ष की उम्र में पापा और मम्मा की बेमेल जोड़ी थी। मम्मा पूरी तरह मन प्राण से बिजनेस को समर्पित लोहे जैसी कठोर एक ऐसी स्त्री थी जो स्वार्थ और सफलता के लिए सब कुछ बलि चढ़ा सकती थी। उनके अंदर कोमल भावनाओं के लिए तिल मात्र स्थान नहीं था। जो रास्ते में सामने आए उसे दोनों पैरों से रौंद कर आगे बढ़ो, चाहे वो कोई हो, कोई भी संतान या पति। पापा एकदम विपरीत थे, भावुक, कोमल हृदय, कविता व प्रकृति प्रेमी, संवेदनशील, एक उदार हृदय पुरुष। वो कभी नहीं चाहते थे कि फूल सी बेटी को बिजनेस के दलदल में धकेला जाए। वो एक राजकुमार खोज रहे थे जो उनकी लाडली को सपनों की दुनिया में ले जाए। वो मिल भी गया था, पर नियति के मन में कुछ और ही होगा। सजग हुई शिखा सामने जल्दी जल्दी सीढ़ियों को पार कर नीचे उतर आई और देखा, प्रत्येक बार की तरह दादू ने इस बार भी उसे हरा दिया। वो तैयार हो उसकी प्रतीक्षा पहले से ही कर रहे हैं। मीटिंग सफल रही। 6000 लेदर जैकेट सप्लाई देना है, उनकी समय सीमा है 3 महीने। मामा के जाने के बाद ही गारमेंट फैक्ट्री डाली गई है। ठीक ठाक चल रही है, पर इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला, वो भी विदेश से। हस्ताक्षर हो गए। बढ़िया लंच क्राउन को एयरपोर्ट छुड़वाकर दोनों ने जब चैन की सांस ली तब 4 बज रहे थे। दादू, आपने 3 महीने का समय ले ही लिया, अब तो सप्लाई देने की कोई चिंता नहीं। जानकी दास ने सिर हिलाया। चिंता है मालकिन साहिबा। शिखा अवाक, क्यों दादू? 3 महीने तो बहुत है। 6000 की संख्या भी बहुत बड़ी है। मतलब महीने में 2000 बेबी। काम में हजारों अड़चने आ सकती हैं, जैसे बिजली, लेबर और भी दिक्कतें हैं। और भी वो क्या, मशीन में गड़बड़ी या विरोधी पक्षों का उपद्रव। विरोधी पक्ष पर दादू, इस कॉन्ट्रैक्ट के विषय में किसी को क्या पता। बातों के पर होते हैं, उड़ जाते हैं सही ठिकानों पर, क्योंकि पैसा सबका ईमान खरीद लेता है। बड़ी ताकत है इसमें। सोनी कंपनी अब दूसरी कंपनियों की सिर दर्द बन गई है। मम्मी थी पक्की व्यापारी, हीरे की परख की अनुभवी जौहरी। पापा के साथ उन्होंने विवाह किया था किसी कोमल भावना या आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि पापा की जांच परख कर, उनको कच्चा हीरा पाकर। नाना उस समय हार्ट अटैक के बाद पूरे बेड रेस्ट पर थे। पापा तभी नए नए उनकी कंपनी में अकाउंटेंट होकर आए थे। उनको पहचानते देर नहीं लगी थी बाप बेटी को। उम्र कम, इतने बड़े कंपनी की अकेली वारिस। इस समय उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ईमानदार हो, भरोसे का हो, साथ ही साथ अपना भी हो, जो उन्हें छोड़कर जा ना सके। संयोगवश पापा भी अविवाहित थे, तो विवाह हो गया। दादू को भी बुला लिया, क्योंकि वो योजना आयोग में बड़ी कुशलता से काम कर रहे थे। पापा के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए मम्मा ने एक खेल और खेला। विवाह के वर्ष भर के अंदर ही उसको जन्मदे बंधन को अटूट कर दिया। पापा के प्राण अटक गए शिखा में, शायद दादू के भी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूँ बेबी, तुम चिंता मत करो। शिखा ने दादू को देख उसका एकमात्र मजबूत आश्रय। दादू, आपके मन में ये आशंका जब आई है तब कोई कारण तो होगा। किसी पर संदेह, कोई स्टाफ ठीक से नहीं कह सकता, पर ये बात सच है, ये बहुत बड़ी विदेशी पार्टी है और ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी कंपनियां हाथ धो पीछे पड़ी थीं। बाजी हमने मार ली, इससे इशरा बढ़ेगी।
आज नहीं तो कल पता तो वो लगा ही लेंगे। उन लोगों में मेहता एंड सन का नाम भी है। चौकी सिका मतलब बंटी, वो तुम्हारा मंगेतर है। घर या ऑफिस आबाद गति से उसका आना जाना है, उस पर तुम रोक भी नहीं लगा सकती। पर दादू, उनकी तो अपनी ही चलती कंपनी है। जानकी दास ने सिर हिलाया। ये गलत है। ऊपर से ये चाहे कितना भी दिखावा क्यों ना करें, सब जानते हैं अंदर से खोखले हो गए हैं, गले तक डूबे बैठे हैं कर्ज में। किसी भी दिन सब कुछ समाप्त हो सकता है। दोनों बाप बेटे इस समय बचाव के चक्कर में घूम रहे हैं और क्या, इनमें ना विवेक है, ना मानवता, ना दया। ये लोग इस समय डेस्परेट हैं। कंपनी और गिरवी रखे घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी। शिखा स्तंभ सी हो गई। मैं बंटी से आजकल बहुत कम मिलती हूँ, पर तुम्हारी माँ जो गलती कर गई है तुम्हारे जीवन के लिए, वो एक जहरीला कांटा है। उनकी नज़र तुम्हारी कंपनी पर शुरू से थी और है। मेरी मंगनी नहीं हुई दादू, मुंह की बात भर है। वही एकमात्र आशा की किरण है। लो घर आ गया, जाकर आराम करो, चिंता मत करना। बात तो चिंता की ही है, हाँ है, पर कभी कभी इंसान को कुछ उलझनों को वक्त के भरोसे भी छोड़ना पड़ता है। शिखा ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले सूट उतार फेंका। ये औपचारिक ड्रेस उसे एकदम पसंद नहीं। खुला दिन था, धूप थी दिन भर, अब उमस है, पसीने वाली उमस। नहाकर उसने एक फूल सी हल्की और नरम लंबी मैक्सी पहनी। मौसी लस्सी दे गई। उसका घूंट भर वो खिड़की पर आई। वर्षों से धुले पेड़ पौधे चमक गए। नरम हरियाली की ओढ़नी ओढ़ सब मुस्कुरा रहे हैं। उन पर ढलते सूरज की किरण। अनमनी हो गई वो। पापा का चेहरा सामने आ गया। स्नेह छलकती आंखें, भावुक चेहरा। ये बगीचा भरा है सुंदर सुंदर फूल और फलों के पेड़ों से। पापा ने ही बेनाम इस घर का नामकरण किया था कुंजवन। पहले तो ये बस 55 नंबर कोठी थी। पापा के साथ ही साथ एक और चेहरा सामने आ जा रहा है। पता नहीं क्यों आज गाड़ी से उतरते समय अचानक दादू ने पूछा, बेबी सुकुमार कहाँ है, तुझे पता है कुछ? गिरते गिरते संभली थी वो। नहीं तो मुझे कैसे पता होगा, संपर्क नहीं है। क्यों होगा, मैंने ही तो मना किया था। हाँ बात तो सही है, मैं ही सठिया गया हूँ, कुछ याद नहीं रहता। पर वो दादू को कैसे कहे कि सुकुमार से संपर्क भले ना हो, पर वो उससे दूर नहीं है। उसके लिए मन प्राण से वो आज भी समर्पित है। इसी गेट से उसे शिखा ने चरम अपमान के साथ बाहर निकाल दिया था। कभी भी अपना मुंह उसे न दिखाए, ये भी कहा था। माँ को खुश करने, माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना पहला प्यार, बचपन का प्यार, आने वाले जीवन के सारे सपनों को अपने हाथों बलि चढ़ा दी। माँ को खुश करने को, वो भी उस माँ के लिए जिसका विरोध करना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, जिसके विरुद्ध ही वो हर काम को करती आई है। पापा का देहांत हो चुका था, पर दादू थे। अवाक हो वो पोती का मुंह देखते रह गए। सुकुमार जैसे शांत सौम्य लड़के के साथ ये क्या किया शिखा ने? माँ के हाथ की कठपुतली तो वो कभी नहीं थी, तो फिर आज क्या हो गया उसे? एक गहरी सांस ली शिखा ने। उस दिन के बाद फिर कभी उसने सुकुमार को नहीं देखा। इतने वर्ष हो गए। उसने इतनी बड़ी चोट खा, क्या वो दिल्ली छोड़ चला गया था या संसार छोड़? सिहर उठी। नहीं नहीं, जहाँ हो सकुशल हो, स्वस्थ हो। सुबह नाश्ते के मेज पर दादू ने बैठते ही कहा, बेबी काम आज से ही शुरू करवाना है। जितनी जल्दी हो काम निपटाना होगा। वो तो है, पर अभी 3 महीने हाथ में हैं, तो मुझे डर है कोई अंतर्घात न करे। पर ये बात किसी को क्या पता, तू अभी बच्ची है, नहीं समझेगी। तेरी माँ थी जन्मजात पक्की बिजनेस लेडी। बात अब तक विरोधी पक्षों के कानों में जाकर उनको बेचैन भी कर रही होगी।
चौंकी शिखा। हैं, पर दादू कैसे? कल ही तो कहा था बातों के पर होते हैं तो सावधान और जल्दी काम पूरा करवा कर सप्लाई भेजनी है। थोड़ी देर चुपचाप नाश्ता करने के बाद शिखा ने पूछा, दादू, कल इतने वर्षों के बाद आपने सुकुमार के विषय में पूछा, कोई विशेष कारण? जानकी दास का प्याला छलक गया। अरे नहीं नहीं, बस अचानक याद आ गया। याद तो पहले भी आना चाहिए था। उसके अपमान, दुख, व्यथा और सब कुछ खो जाने के चश्मदीद गवाह आप ही थे दादू। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ बेटी, पर इस घर में तो तू जानती ही है, तेरी माँ का फैसला ही अंतिम फैसला होता था। पर क्या दादू, तू तो हमेशा माँ के विरोध में तनकर खड़ी होती थी। सच तो ये है कि इधर तेरी माँ तुझसे थोड़ा घबराने लगी थी। वही तूने माँ के अन्याय का विरोध करना तो दूर, उसके सुर में सुर मिला, उस सीधे साधे बच्चे को अपमान करके घर से निकाला तो निकाला, कभी अपनी सूरत न दिखाने का कड़ा आदेश भी दे दिया। क्यों बेटी? शिखा झुक गई, चाय की प्याली के ऊपर बुझे गले से बोली, कारण था दादू। ऐसा भी क्या कारण जो उस लड़के को इतना बड़ा यातनामय कष्ट जीवन भर के लिए दे डाला था? दादू, समय आने पर आपको सबसे पहले बताऊंगी। क्या लाभ बताकर? उस बच्चे में तेरे लिए निश्चल और एक निष्ठ प्यार था। उसकी मूर्खता थी कि अपना अस्तर भूल गया था। उसकी सजा भी मिल गई उसे, पर जाने दे, जो समाप्त हो गया उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा जाता। अरे हाँ, मेहता ने फोन किया था, वो जल्दी में है। बंटी से तेरी शादी के लिए पूछ रहे थे। मंगनी की रस्म कब करेंगे? माथे पर बल पड़ गए शिखा के। मंगनी तक बात आई कैसे? इस बार जानकी दास चौंके। क्या कह रही है? ये शादी तो तेरी माँ ही तय करके गई है। 4 वर्ष पहले मुंह की बात थी बस। 4 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने हैरानी के साथ पोती को देखा। पर तू तो बंटी को पसंद करती है ना? मैं बंटी को पसंद करती हूँ, ये तो नई खबर है। किसने खबर दी आपको? वो थोड़ा सकपका गए। नहीं, वो इतना हैंडसम और स्मार्ट है। तू पार्टी, पिकनिक, क्लब में भी उसके साथ जाती है तो उसका मतलब मैं उसे पसंद करती हूँ? नहीं दादू, वो स्मार्ट नहीं, सियार की तरह धूर्त है, और हैंडसम तो धतूरे का फूल भी सुंदर लगता है, पर है विशैला। रही उसके साथ पार्टी पिकनिक की बात तो दादू, आपकी मालकिन बहू ने इस घर के दरवाजे उस नालायक के लिए सपाट खोल रखे थे। बंद करने में थोड़ा समय तो लगेगा, उसी समय की प्रतीक्षा है मुझे। जानकी दास के मुख पर स्वरित की रेखाएं उभर आई। आज बहुत काम है, मैं जल्दी निकल जाऊंगा, तुम आराम से आना बेटी। ठीक है, लंच टाइम में मिलेंगे। बातों के भी पर होते हैं, जानकी दास ने ठीक ही कहा था। जो उड़ती चिड़ियां पकड़ना जानते हैं वो पकड़ भी लेते हैं। थोड़ा लेट पहुंची शिखा। दादू आ गए थे तो चिंता नहीं थी। दादू वास्तव में ढाल की तरह सदा पोती के सिर पर छाया रखते हैं। फिर भी माँ के छोड़े बिजनेस को शिखा ने मजबूत हाथों से संभाला। डगमगाना तो दूर, और भी फला फूला। असल में शिखा ने भी अपने सामने आने वाले लंबे जीवन का एकमात्र सहारा इस बिजनेस को ही मान लिया है। उसके जीवन के सारे सुंदर और मधुर भावनाओं को तो उसकी माँ ही कुचल कर चली गई थी, और जाते जाते एक वायरस से चिपका गई, जिसका नाम है बंटी। वो कहते हैं ना कि शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर, वही हुआ। सामने पड़ी फाइल को छुआ भी नहीं था शिखा ने कि दंदनाता अंदर आया बंटी। सामने की कुर्सी खींच कर बैठ गया। मम्मा का सिर चढ़ाया। कुंजवन और सोनी कंपनी के ऑफिस को अपनी बपौती समझता है। किसी प्रकार की औपचारिकता की परवाह उसे नहीं। शिखा का सिर तक जल उठा क्रोध से। उसके माथे पर बल पड़ गए। कठोर शब्दों में कहा, ये ऑफिस है, यहाँ कुछ फॉर्मेलिटियों का पालन करना पड़ता है। इस तरह एकदम मेरे कमरे में मत चले आया करो। मुंह बनाया बंटी ने। फॉर्मेलिटी माई फुट।
मिजाज खट्टा मत करो मेरा, आया हूँ एक नेक काम के लिए। मिजाज खट्टा तो शिखा का ही हो गया था बंटी को देखते ही। उसने कड़वे स्वर में कहा, रियली क्या है तुम्हारा नेक काम? तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना किस बात के लिए? अरे वाह, विदेशी कंपनी से गठबंधन, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट, क्या कम खुशी की बात है। वास्तव में बातों के पर होते हैं। अब शिखा को खोजना पड़ेगा अपने खास स्टाफों में वो कौन है जिसे बंटी ने खरीदा है। ऊपर से शांत रही, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट और गठबंधन तो होते ही रहते हैं। तुम्हारा भी तो बिजनेस है, ये बात तो जानते ही होंगे। जानता हूँ, पर इतने बड़ी डील यही बड़ी बात है। बधाई भी उसी के लिए। तुम तो व्यापारी परिवार के बेटे हो मेरी ही तरह, तो ये भी जानते होगे कि देशी हो या विदेशी, छोटी हो या बड़ी, डील ही हमारी रोजी रोटी है। उस पर उछलने वाली कोई बात नहीं होती। फिर भी धन्यवाद चलकर आकर बधाई देने के लिए। अरे तुम तो सचमुच गुस्से में हो स्वीटहार्ट। तुम समझ क्यों नहीं पाती कि मैं तुमसे मिलने का बहाना खोजता फिरता हूँ? बिना मिले चैन नहीं पड़ता। इसे नहीं काटा तो ये दिमाग चाटेगा। आज बहुत काम करना है उसे। शिखा ने फाइल हटा सीधे बंटी की तरफ देखा। नहीं जानती थी, जो भी हो, आज तो मेरे दर्शन हो गए, बधाई भी दे दी। अब कट लो, बहुत काम है मुझे। मेरे कटने की बात मत करो, कट तो तुम रही हो। समझते हो तो अच्छी बात है। हाँ, बंटी का स्वर नरम पड़ गया। देखो, हमारा संबंध तो जुड़ ही गया है, तो कटना काटना क्यों? संबंध कोई नहीं जुड़ा। मम्मा उल्टा सीधा क्या बक गई। विलायती शराब के नशे में वो मेरे हाथ की लकीर नहीं बन सकती। मुझे बहुत काम है, इस समय बकवास अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, अभी चला जाऊंगा। जो कहने आया था, आज शाम 6 बजे तैयार रहना, मैं तुमको उठा लूंगा। एक पार्टी है। माथे पर बल पड़ गए शिखा के। मेरे पास न निमंत्रण है न कोई खबर, मैं क्यों जाऊंगी? अरे मैं कहने ही तो आया था, मेरा दोस्त विवेक है ना, उसका गुड़गांव में एक फार्म हाउस है, वहाँ ही वो पार्टी दे रहा है। विवेक, वो भ्रष्ट मंत्री का बेटा। ये फार्म हाउस भी तो घूस में कमाया हुआ है, किसी उद्योगपति ने दिया है। और शराब पीकर, गाड़ी चलाकर उसने 3 गरीबों की हत्या भी की, जिसकी जगह फांसी का तख्ता होना चाहिए। वो फार्म हाउस पार्टी दे रहा है। अति महान देश है हमारा। सहम गया बंटी। शिखा को इतना कड़वा बोलते पहले कभी नहीं सुना था। क्या बड़ी डील होने से मिजाज आसमान पर जा बैठा है लड़की का। जो भी हो, इस समय उसके व्यापार की दशा अब डूबे या तब डूबे है। शिखा वो मजबूत किनारा है जो खींचकर उसे डूबने से बचा सकती है। शादी हो जाती है तो सोनी कंपनी उसकी मुट्ठी में होती, पर अब तो नरमाई से ही काम लेना पड़ेगा। अरे उससे तुमको क्या लेना देना? पार्टी एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे बस। मैं तो साथ हूँ ना। तुम दूध के धुले हो, नहीं पता था। और लेना देना तो बहुत है मानवता के नाते। अंदर ही अंदर जलकर भी बंटी चुप रहा। शिखा की सहायता इस समय उसे बहुत जरूरी है। उठ खड़ा हुआ। चलती तो अच्छा लगता, सबकी गर्लफ्रेंड आ रही है। आग लग गई शिखा को। सुनो बंटी, सावधान कर रही हूँ, आगे से मुझे गर्लफ्रेंड कहने की भूल या साहस मत करना। हम 2 परिचित परिवार के हैं बस, और कुछ नहीं। पर हमारा रिश्ता अभी तक तो कुछ भी नहीं। बाय। उसने फिर फाइल खींच ली। थोड़ी देर से जागी शिखा बाथरूम से फ्रेश हो नीचे उतरी। सदा की तरह नाश्ते की मेज पर जानकी दास पहले से विराजमान। नहा धो तरोताजा आकर्षक व्यक्तित्व, पापा के प्रतिरूप। रसोई से कचौड़ी की सुगंध आ रही थी। गुड मॉर्निंग दादू। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। वो हंसी। दादू एक बात पूछूं? पूछो। आप फिल्म लाइन में क्यों नहीं गए? गया तो था, ये तो पता नहीं था। बात जरा सीक्रेट है। लाइन से हीरो के रोल मिल गए तो उस समय के सारे हीरो हाथ जोड़ खड़े हो गए मेरे सामने आकर।
उनमें दिलीप देवानंद भी थे। लगे रोने की, तू हमारी रोजी रोटी मारने इस लाइन में क्यों चला आया? भैया कुछ और काम कर ले। तरस आ गया तो छोड़कर वापस आ गया। लच्छो मौसी थाल भर कचौड़ी लाई थी, वो भी हंस पड़ी। शिखा तो लोटपोट हो रही थी, मन एकदम हल्का हो गया। दादू ना होते तो शिखा तनाव में घुट घुट कर मर ही जाती। माँ ने बेटी के लिए बस एक यही अच्छा काम किया है, नहीं तो सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानकी दास ने कचौड़ी उठाने को ज्यों ही हाथ उठाया, त्यों ही लच्छो ने थाल हटा लिया। बाबूजी, आपका दलिया अभी लाई। क्या दलिया? कौन खाएगा दलिया? गुस्से में लाल हो गए वो। आराम से कचौड़ी चबाती शिखा बोली, आप खाएंगे? ये सब आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है। वे उठने लगे तो शिखा ने रोका। अरे अरे बैठिए मौसी, दादू को कचौड़ी दो, पर गिन कर दो कचौड़ी बस। जानकी दास खा तो रहे थे पर चिंता में थे। शिखा ने पूछा, दादू क्या सोच रहे हैं? यही की डील होते ही मेहता परिवार को पता कैसे चला? घर का भेदी लंका ढाबे, पर ये भेदी कौन हो सकता है? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी लंका ढह जाएगी। डील का पता किस किस को था? ब्रजेश बाबू तो अकाउंटेंट हैं, उनको तो पता होगा ही। ना ना, वो सबसे पुराने और अति ईमानदार हैं। और कोई देख, कोई भी काम हो, कागज पत्तर बनवाने हो तो 2-3 जनों की मदद चाहिए ही, तो इन 2-3 में ही खोजना होगा। काम कठिन है पर करना तो पड़ेगा ही। एक बात और है, लंदन की एक कंपनी से प्रस्ताव आया है, ये भी बहुत बड़ी डील है। ले पाएंगे? उसमें अभी समय है, पहले इस काम को पूरा कर लें। काम अभी शुरू करना है। मैंने कई टेंडर मांगे थे, आ गए हैं 3-4। आज मैं बैठता हूँ लंच के बाद तेरे साथ, कम से कम 2 को चुनकर काम शुरू करवाना है। समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। दादू, एक बात का ध्यान रखना, क्वालिटी क्लास होनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन समय बढ़ाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, वो तो है ही। तैयार हो वो ऑफिस आई। बैठते ही रामदयाल पानी ले आया। पुराना स्टॉप, सीधा साधा, वयोद्ध वृद्ध। पहले बिटिया कहता था, अब मालकिन का सम्मान देता है। पानी ले, उसने कहा। रामदयाल जी साहब, ब्रजेश बाबू आ गए। जी साहब जी, उनको बुला दो। थोड़ी देर में ब्रजेश बाबू आए। दादू से थोड़े ही छोटे हैं, सरल स्वभाव के हैं। आइए बाबूजी बैठिए। कोई समस्या है क्या मैडम? जी, देखने में तो छोटी बात है, पर समस्या छोटी नहीं बहुत बड़ी हो सकती है। वो घबराए। क्या हो गया? आप तो जानते हैं हर कंपनी का नियम है कि उसकी डील छोटी हो या बड़ी, उसे सीक्रेट रखा जाता है। हाँ, ये तो व्यापार का पहला नियम है। हमारी कंपनी में इस नियम का पालन नहीं हो रहा। चौंके वो। क्या? हाल ही में जो डील हुई है उसकी खबर बाहर फैली है। कैसे? वो घबराए। मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, पर उसकी खबर तो आप सर जी और मुझे ही है, बाकी किसी को पता नहीं। तभी तो ये प्रश्न उठ रहा है, सूचना बाहर गई कैसे? उन्होंने सोचा। शिखा ने सोचने के लिए उनको समय दिया। उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो और लोगों को पता हो सकता है। वो कौन है? एक तो मेरा सहकारी जो सारे कागज पत्तर संभालता है, दूसरा टाइपिस्ट जिसने डील के पेपर मतलब टर्म्स ऑफ कंडीशन टाइप किया था। आपके पास कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हो गए 4-5 साल। स्वभाव के कैसे हैं दोनों? सहकारी राजीव तो प्रश्न के बाहर है। रामदयाल का पोता, गरीब पर ईमानदार, सज्जन परिवार, वैसे ही सहमा रहता है दादा के डर से। दूसरा टाइपिस्ट विकास, हाँ वो थोड़ा शौकीन और चंचल स्वभाव का है, पर इस प्रकार का अपराध कभी कुछ किया नहीं। वो बिक सकता है शायद, उस पर नजर रखिए, जरूरत हो तो निकाल सकते हैं। अगर लीक हुआ तो कंपनी को नुकसान, बहुत ज्यादा नहीं, पक्की डील है हमारी, काम भी शुरू हो जाएगा, बस इसकी थोड़ी चिंता रहेगी। मैं उस पर नजर रखता हूँ।
अगले दिन छुट्टी थी। ड्राइंग रूम में बैठ दादू पोती बात कर रहे थे। दादू टाइपिस्ट विकास ही चोर निकला आखिर। हाँ, मेहता ने खरीदा था उसे। तब तो वो हमारे लिए खतरनाक है, पर अब वो हमारे काम का है कैसे? उसने ये काम एक मुश्त मामूली पैसों के लिए किया था। मैंने प्रति माह 1000 रुपए बढ़ा दिए। ये लो, सजा के बदले इनाम। बड़ी कंपनी चलाने के लिए 2-4 कांटे भी पालने पड़ जाते हैं बेबी। आप जो ठीक समझो। बेबी, एक बात तुझसे कहने की सोच रहा था। मेहता, सन्स की हालत अच्छी नहीं है, मतलब डूबने के कगार पर है। पुरानी खबर है दादू, तू जानती है। कैसे पता? इन लोगों ने खबर छिपा रखी है और बाप बेटे लंबी चौड़ी हाँकते घूम रहे हैं। मैं तो आम स्कूल में नहीं पढ़ी, वो स्कूल महंगा स्कूल था। मेरे 90% दोस्त व्यापारी परिवारों के बच्चे थे, जिनमें बंटी भी था। इनका घर भी गिरवी पड़ा है, इतना नहीं पता था मुझे। हाँ, व्यापार डूबा है बेईमानी और धोखाधड़ी के कारण, और बाप बेटे के खराब दिखावा अय्याशी के खर्चे में अभी भी कोई कमी नहीं। बेबी, तेरा भविष्य तो तेरी मम्मा वहाँ ही बात गई है। क्या होगा बेटा? चिंता मत करो दादू, कोई बंधन नहीं। शराब के नशे में इंसान अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं, पर उसी को इन लोगों ने पत्थर की लकीर मान लिया है। इनके मानने से क्या होगा? मैं नाबालिग हूँ क्या? कितने दुख की बात है, हाथ का हीरा फेंक कांच का टुकड़ा उठा लिया तेरी माँ ने। माँ की बात माँ जाने, जीवन तो मेरा है। दोपहर सोने की आदत नहीं थी शिखा को, टीवी का नशा भी नहीं, तो कंप्यूटर खोल कुछ बकाया काम निपटाने बैठी। जो डील हुई है उससे अब निश्चिंत है। 3 बड़ी गारमेंट्स कंपनी को ठेका दे दिया है, 2.5 महीना समय सीमा देकर। 15 दिन हाथ में रखा है पैकिंग कार्गो की व्यवस्था इन सब के लिए। ये तीनों कंपनियों के साथ सोनी कंपनी पहले भी काम कर चुकी थी। भरोसे की पार्टी है, समय पर सप्लाई और माल की गुणवत्ता में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, और अच्छे व्यापार के लिए यही दोनों बातें अहम हैं। फिर भी दादू ने बार बार उनको सावधान कर दिया है कि पहला विदेशी सप्लाई है, 20 से 19.5 भी नहीं होना चाहिए। सच दादू, ना होते तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। दादू की छाया में रहकर ही वो इतनी कुशलता से सिर्फ व्यापार को चला ही नहीं रही, वरन ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो रही है। और मामा ने दादू को सदा ही वेतन पाने वाला कर्मचारी ही समझा। ससुर का आदर सम्मान कभी दिया ही नहीं उनको। दादू बेटा जाने के बाद भी यहाँ टिके रहे, बस शिखा के लिए। नहीं तो उनके जैसे अनुभवी और ईमानदार व्यक्ति का आदर कम नहीं। कोई भी दुगने पैसों से उनका स्वागत कर लेता। कल दादू ने ठीक ही कहा था। मामा ने हाथ से कच्चा हीरा फेंक कांच का टुकड़ा उठा लिया था। ये भी नहीं सोचा कि कांच हथेली को काट लहूलुहान कर देगा। कच्चा हीरा था सुकुमार, नाम जैसा ही कोमल, भावुक और मृदुभाषी। रंग सांवला अवश्य था, पर सौम्यता लिए आकर्षक व्यक्तित्व था उसका। कितना मीठा गला था उसका, और क्लास क्या, पूरे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट। माँ के विराग का एक ही कारण था कि वो गरीब था, माता पिता नहीं थे। एक आश्रम में बड़ा हुआ, वो भी उम्र की एक सीमा तक। फिर तो घर के 2 बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के बदले किसी बड़े आदमी के आउट हाउस में रहता था। कुछ और बच्चे पढ़ा अपना खर्चा चलाता था। शिखा, बंटी, यह सब जिस स्कूल में पढ़ते थे वो महंगा स्कूल था। बड़े बिजनेसमैन, नेता, मंत्री, अभिनेता जैसे लोगों के बच्चे ही वहाँ प्रवेश पाते। वहाँ ही सुकुमार पढ़ता था। ये भी संयोग की बात थी। असल में इस स्कूल के प्रतिष्ठक जो थे वो धार्मिक और दयालु थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि प्रतिवर्ष छठी क्लास में कोई गरीब बेसहारा पर मेधावी को स्कूल ट्रस्ट गोद लेगा, उसके ग्रेजुएशन तक स्कूल कॉलेज का पूरा खर्चा उठाएगा। उनका चुनाव होगा एक प्रतियोगिता के द्वारा। सुकुमार उसमें भी
प्रथम आया तो सहपाठी बन गया। अपने गुण के कारण वो सबका प्रिय बन गया था और शिखा का प्रियतम। उसका पहला प्यार, बचपन का प्यार। मेहता परिवार की नजर शुरू से शिखा पर थी। इतना बड़ा राजपाट, अकेली मालकिन वो। बंटी भी बचपन से अति चालाक था। वो शिखा से चिपका चिपका रहता, जिससे सुकुमार उसके पास न आ पाए। शिखा उसे कभी पसंद नहीं करती, काटने की कोशिश भी करती, पर मम्मा बंटी की स्कूल की सहेली होने के नाते इस परिवार और बंटी के लिए कोठी नंबर 55 के द्वारा सदा चौरस खुले रहते। बंटी उसका लाभ उठाता। शिखा उसे बोले ना बोले, उसके साथ खेले ना खेले, यहाँ ही पड़ा रहता। पर शिखा सुकुमार एक दूसरे के प्रति समर्पित प्राण थे पहले ही दिन से। ग्रेजुएशन से पहले ही उसने मामा से उसका हाथ मांगने का साहस कर डाला। उसे कुत्ते की तरह दुत्कार कुंजुअन से निकाला मम्मा ने सबके सामने। और शिखा को भी पता नहीं क्या हो गया, मम्मा के सुर में सुर मिला। उसने भी उसे अपमानित तो किया ही, साथ ही कड़े शब्दों में कह दिया कि आगे वो अपनी शक्ल उसे कभी ना दिखाए। पता नहीं उसी दिन से सुकुमार एकदम कहाँ गायब हो गया। कहीं भी कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिया। हवा में कपूर की तरह अदृश्य हो गया। फिर तो मम्मा ने उसे लंदन ही भेज दिया एमबीए करने। इस घटना से बंटी का खून दुगना हो गया। ऊपर से मम्मा की शह वो शिखा को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति ही मानने लगा। मामा ने कई बार दोनों की मंगनी की बात कही। अवश्य थी, पर वो भी व्यस्त थी, तो बात बस बात ही बनकर रह गई है अभी तक। शिखा ने उसे कभी पसंद नहीं किया। अब मामा के बाद तो उठते बैठते उसे काटती है। पता नहीं सुकुमार अब कहाँ है, किस हाल में है भावुक लड़का। शिखा को खोकर कहीं उसने आत्महत्या तो सिहर उठी वो। ना भगवान, वो जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना, उसे स्वस्थ और सुखी रखना। एक प्रतिभा की अकाल मृत्यु मत होने देना। आंसू पोंछे शिखा ने लैपटॉप ऑन करते ही कल की घटनाएं याद हो आई। लंच के बाद से सिर थोड़ा भारी हो रहा था। घर आकर सोने की सोच रही थी कि बंटी आया। ठीक उसी चाल से दंदनाता आकर कुर्सी खींच बैठा, कोई औपचारिकता की परवाह किए बिना। पीछे से रामदयाल सहमा सा डरा सा झांकने लगा। शिखा ने इशारा किया तो वो चला गया। गुस्से से सिर जल रहा था, पर संयम और धैर्य की शिक्षा उसने पापा से ली है। नहीं तो मम्मा जैसी महिला को झेलना आसान नहीं था। बंटी सीधे अपने मुद्दे पर आया। डील तो तुमने कर ली, पर इतनी बड़ी सप्लाई 3 महीने में दे पाओगी? शिखा ने सामने की खुली फाइल बंद की और कुर्सी की पीठ पर ढीली पड़ गई। लगता है मेरे बिजनेस को लेकर तुमको मुझसे भी ज्यादा चिंता है। क्यों ना हो, 2 दिन बाद मुझे ही तो संभालना है। ओ रियली, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रही हूँ। संन्यास की बात किसने की? शादी के बाद दायित्व तो दायित्व मेरा ही होगा। किसकी शादी? सारी दुनिया जानती है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। कोई रस्म हुई है क्या? वो भी कर लेते हैं। अब मुझे शादी की जल्दी है। तुमको होगी ही अपनी डूबती नाव को किनारे पर लाने की, पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं। अरे आंटी का दिया वचन, नशे में धुत होकर कोई भी अपने को भारत का प्रधानमंत्री घोषित करे तो क्या वो हो जाएगा? रंग उड़ गया बंटी का। क्या कह रही हो? जो तुम सुन रहे हो सारा समाज जानता है। आंटी ने वचन दिया था, मैं भी जानती हूँ। इस बात का प्रचार तुम लोगों ने ही जोरों शोर से किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो, ये काम का समय है। तुमको कोई काम हो तो कहो। नरम पड़ा बंटी। देखो इतना बड़ा सप्लाई इतने कम समय में कोई एक कंपनी तो दे नहीं पाएगी। तुमको कई कंपनियों से काम करवाना पड़ेगा। एक लॉट में हमें भी दे दो। सॉरी, मैं ठेका दे चुकी, मुझे बताया तक नहीं। नहीं, पहला विदेशी ऑर्डर है। मैंने उनको काम दिया है जिन पर मुझे भरोसा है, विश्वास है।
तुम पर विश्वास का ही प्रश्न, नहीं तो भरोसा क्या होगा। बंटी का गोरा मुख लाल हो गया। शिखा ध्यान से उसे देख रही थी। वो वास्तव में हैंडसम है। लंबा गोरा, तीखे नैन नक्श। उसी का हम उम्र पर अत्यधिक शराब और अय्याशी ने अभी से उसके शरीर को तुलतुल बनाना शुरू कर दिया है। मुख पर आंखों के नीचे चर्बी की परतें जमनी शुरू हो गई हैं। उसे लगा थोड़ी थकान भी है। बंटी उठ खड़ा हुआ। तो तुम आंटी के वचन की परवाह नहीं करोगी? परवाह तो तब करती अगर वचन होता। शराब पिलाकर बड़ी बड़ी संपत्ति लिखवा लेते हैं लोग। बिना कुछ बोले चला गया था बंटी। शिखा विचलित नहीं हुई, पर घटना सुनकर चिंता में पड़ गए थे जानकी दास। बेटा, ये अच्छा नहीं हुआ। ये अच्छे लोग नहीं हैं, चुप नहीं बैठेंगे। आप इतने दुखी क्यों हैं दादू? क्या करेंगे वो? ये तो नहीं जानता, पर चिंता तो हो रही है। बिजनेस में दुश्मनी तो चलती ही रहती है, पता है। जीवन भर इसी से जुड़ा हूँ। शरीफों की दुश्मनी से डर नहीं लगता। वो जो भी करे अपने स्वर से नीचे नहीं गिरते। पर ये लोग तो इतने गिरे हुए हैं और इस समय बौखलाए भी हुए हैं, क्योंकि सड़क पर आने ही वाले हैं। बस जो होगा देखा जाएगा। बेबी, कुछ कहोगे दादू? बेटा, तू हमारी अकेली वारिस है। शादी नहीं करेगी क्या? अनमनी हो गई थी शिखा। पता नहीं दादू, हाथ में शादी की लकीर डालना ही भूल गए होंगे विधाता पुरुष। उसने हंसकर ही टाला, पर मानो एक जलता तीर उसके हृदय के अंदर जा घुसा। दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मोबाइल बज उठा। उसने देखा दुर्गा मौसी, माँ की ममेरी बहन, पर सहेली थी माँ की, एक स्कूल की क्लास में, रईस खानदान की नक्शड़ी मालकिन। मामा रहते बहुत आना जाना था, अब बहुत कम हो गया। असल में शिखा को ही समय नहीं मिलता। हेलो मौसी, गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप? बस रहने दे। मैं कैसी हूँ उससे तुझे क्या? सॉरी मौसी, गुस्सा मत करो। विश्वास करो, एकदम समय नहीं मिलता। जाने दे। कहाँ है तू? रास्ते में तो नहीं? बस निकलने ही वाली हूँ। सुन, आज शाम मेरे घर आजा, साथ खाना खाएंगे। अचानक डिनर का निमंत्रण? ओहो, ध्यान ही नहीं था। हैप्पी बर्थडे मौसी। जरूर आऊंगी। गला भारी हो गया मौसी का। मंजरी, क्या गई? तूने मौसी से रिश्ता ही तोड़ दिया। शिखा का भी मन भर आया। नहीं मौसी, जन्म का रिश्ता कभी टूटता है भला? मुझे इतना काम रहता है, सारा काम तूने अपने सिर पर लिया क्यों है? उस बुढ़े को मोटी रकम देकर क्यों रखा है? पड़े पड़े 56 भोग उड़ाने। दादू के प्रति अपमानजनक शब्दों से मन ही मन आहत हुई शिखा। मन में जो प्रसन्नता जागी थी वो विराग में बदल गया। रसीन शब्दों में बोली, उन्होंने ही सब कुछ संभाल रखा है, नहीं तो मुझे भला क्या आता है था? काम तेरा है, संभालना तो तुझे ही पड़ेगा। वो तो कर्मचारी ही हैं और मेरे सबसे बड़े सहारा। जाने दो, अब चलूं? सुन, तू ऑफिस से सीधे यहाँ आना। रात को खाना खाकर घर जाएगी, और हाँ, ये गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में मत पड़ना। एकदम नहीं पड़ूंगी। ऑफिस से जल्दी निकल। शिखा ने सीधे कनॉट प्लेस आकर मौसी के लिए प्योर लेदर का बैग खरीदा। फिर नहा धोकर तैयार हो गई। आज उसने सफेद सीधे सादे शर्ट के नीचे लंबे खादी का स्कर्ट पहना, घेरदार जयपुरी प्रिंट का। इस समय वो मासूम किशोरी सी लग रही थी। जब मौसी के घर पहुंची तब 5 बज चुके थे। ड्राइंग रूम में पैर रखते ही उसका सुबह से हल्के मिजाज पर काले पत्थर का बोझ पड़ गया। बंटी और उसकी माँ वहाँ पहले से महफिल जमाए बैठे हैं। कोल्ड ड्रिंक और नमकीन का दौर चल रहा है। ये कोई अनहोनी बात नहीं। दुर्गा मौसी भी बंटी की माँ नंदा की क्लासमेट थी और अक्सर पार्टियों में साथ घूमती हैं। उसे इन बातों की जानकारी होते भी मन में विराग आना नहीं चाहिए था। उसने गिफ्ट पकड़ाया। हैप्पी बर्थडे मौसी। गिफ्ट ले। पुलकित मुख से गुस्सा दिखाया दुर्गा ने। कहा था ना गिफ्ट मत लाना। वो हंसी। आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। वो एकदम ओस धूली, अभी अभी खिली फूल की जैसी।
कल ही घमासान हुई है बंटी के साथ, पर बंटी के चेहरे पर उसकी कोई झलक तक नहीं। हंसकर बोला, हाय बेबी। हाय आंटी, नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी, पर मंजरी के बिना मेरी शॉपिंग, पार्टी, मूवी सब सोनी हो गई। लोग कितनी उम्र तक बैठे रहते हैं और उसे ही जल्दी पड़ी थी मुझे छोड़कर जाने की। उन्होंने सुगंधित रुमाल सूखे आंखों पर रगड़ा। दुर्गा ने परिवेश भारी होते देख प्रसंग बदला। तुझे लंच पर बुलाया था और तू मेहमान की तरह अब आ रही है। बैठ गई शिखा। एक माजा उठाया। क्या करूं, काम इतना बढ़ गया है कि कहते ही मन उसने सिर पीटा। ये क्या कह गई दुश्मनों के सामने? हाँ, सुना है तूने बड़ी कुशलता से बिजनेस को बढ़ाया है। मंजरी जो छोड़ गई थी उससे दुगना हो गया है। मुझे भला क्या आता है माँ जी, सब दादू की मेहनत है। हाँ सुना है, अब विदेश में भी खूब काम चल पड़ा है। खूब तो नहीं, बस पैर रखा ही है। बेचारे दादू ही 2-3 बार विदेश दौड़े इस उम्र में अकेले, तब जाकर तू भी तो सब छोड़ लगी पड़ी है। लगना पड़ता है, ईमानदारी और सिंसियर ना हो तो बिजनेस मझधार में डूबता है। एक पल के लिए उसने माँ बेटे पर नजर डाली, देखा दोनों का मुंह फूल गया है। नंदा ने बड़ी चालाकी से बात संभालने का प्रयास किया। बेबी, हमें सबसे ज्यादा खुशी है तुम्हारी कामयाबी से, पर तुम्हारी माँ की जगह मैं हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए चिंता और डर मन में लगा ही रहता है। क्यों आंटी, समय अच्छा नहीं है, लोग जलते हैं दूसरों को फलता फूलता देख, इसीलिए जो है उसे छिपा उल्टी बात प्रचार करना चाहिए। मतलब बिजनेस डूब रहा है, दिवाला निकल रहा है, यही सच। एकदम ठीक। शिखा खुलकर हंसी। आप समझी आंटी, बंटी यही बात क्यों कहता है? लोग भी मान चुके हैं कि मेहता संस के बुरे दिन आ गए। नंदा का मुख तमतमा उठा। बंटी के जबड़े कस गए, नथुने फूल उठे। दुर्गा ने बात संभाली। बेबी, नमकीन ले चाय पियोगी? बनवा दूं? शाम को ही लौटने का मन बनाकर गई थी शिखा, पर नहीं लौट पाई। मौसी ने रात के खाने तक रोक ही लिया। इस बीच दुर्गा मौसी ने टूटे तार को जोड़ने की बहुत कोशिश की। धीरे धीरे माहौल सामान्य भी हो गया। खाना खाते खाते 9 बज गए। मौसी ने चिंता जताई। बेबी, इतनी रात हो गई, तू अकेली जाएगी? 9 ही तो बजे हैं मौसी, मैं चली जाऊंगी। शंकर दादा हैं तो साथ में। शंकर कुंजवन के पुराने ड्राइवर हैं। मंजरी नौकरों को नौकर ही समझती थी, पर पापा ने ही सिखाया था कि बड़ों का सम्मान करो, भले ही वो नौकर ही क्यों ना हो। बंटी, तुझे पहुंचा आता? अरे नहीं, रात कहाँ है। दिल्ली का माहौल क्या है देख तो रही है। बेबी, मुझे तेरी बड़ी चिंता रहती है। अकेली लड़की, अकेली कैसे? पूरा घर साथ में है, फिर भी समय का काम समय पर ही होना चाहिए। अब तेरी एक नहीं सुनूंगी, कल ही पंडित जी को बुला मुहूर्त निकलवाती हूँ। मुहूर्त? हाँ बंटी भी कब तक बैठा रहेगा? नंदा बोल पड़ी। हमारी तो आफत हो गई, रोज 2-4 लड़की वाले आते बैठते हैं। नरम स्वर में शिखा ने कहा। वो तो होगा ही आंटी, आपका बंटी हीरा जो है। तू ही बता, कब तक मना करूं? मना कर ही क्यों रही है? कर दीजिए ना शादी। कैसे कर दूं? मंजरी को वचन दिया था, उसका पालन न करने का पाप कैसे सिर पर उठा लूं? दुर्गा ने समर्थन किया। बात सच है मंजरी, तेरी शादी बंटी से ही तय कर गई है। शादी तो मुझे करनी है और मैं बालिग भी कब की हो चुकी, तो मैं ही तय करूंगी कि किससे शादी करूंगी। पर बेटा, बंटी तेरा बचपन का दोस्त है, वो तुझे चाहता है। मौसी, मुझे छोड़ उसके दर्जन भर दोस्त और भी हैं जिनको वो चाहता है, तो क्या उन सब से शादी करेगा? बंटी चीखा। शिखा, जबान संभाल के बात करो। मैं भी चाहता हूँ तुमसे बात ना करूं। मजबूर किया गया बोलने को। मौसी, मैं चली। याद रखना, इनके साथ मुझे अपने घर कभी मत बुलाना।
उसके निकलते ही नंदा बेटे पर झिड़की। बाप बेटे कटोरा ले चौराहे पर खड़े होना बचने की आखिरी उम्मीद है शिखा। उसे नाराज कर दिया नालायक, अब डूबो मझधार में। तेवर दिखाने चला तो शिखा को बात सही है, बचना चाहो तो बेबी को मनाओ। घर लौटते हुए शिखा ने मन ही मन निर्णय लिया कि आज की घटना के विषय में दादू को कुछ नहीं बताएगी। उसकी गाड़ी की आवाज सुनते ही जानकी दास ड्राइंग रूम में आ गए। शिखा हंसी, मुझे पता था मेरे लौटने तक तुम बैठे रहोगे। रात की दवाई ली? बस अब लेकर सीधे सोने जाता हूँ। 10:30 बज गए। हाँ, तू भी जाकर सो जा, टीवी या किताब लेकर मत बैठना। अपने कमरे में आकर फ्रेश होली शिखा। नरम फूल सा नाइट सूट पहन बिस्तर पर बैठ क्रीम लगाते हुए आज उसने हल्का महसूस किया। मेहता परिवार में आज मातम छा गया होगा। एक बड़ा सा सपनों का महल था उनके सामने, उसके दम पर उछलते फिर रहे थे। जल्दी से शादी कर उसके दम पर अपने को सड़क पर आने से बचाना चाहते थे। उधेड़ बुन में न रखकर शिखा उनकी सारी आशाओं की जड़ ही काट आई। उसका अपना सिर दर्द समाप्त हुआ। बत्ती बंद कर वो लेट गई। माँ उसकी शुभचिंतक कभी नहीं रही, सदा ही उसकी इच्छा पसंद शौक का गला दबा अपनी दिशा में हाँकती रही। उसकी छोटी छोटी खुशियों की हत्या कर मन ही मन अपनी जीत पर गर्व करती रही। उसके प्यार को भी उससे छीन पता नहीं कहाँ कितनी दूर फेंक दिया, जिसे वो इस जीवन में नहीं खोज पाएगी। सुकुमार वचन का पक्का है, वचन देकर गया है कि अब कभी उसको अपना मुंह नहीं दिखाएगा। उस दिन तो शिखा ने माँ को ही समर्थन किया था, उसे अपने से बहुत नीचे स्तर का कह धिक्कारा था, व्यंग किया था, पैसों का लालची कहा था और गेट से बाहर निकाल दिया था। उस दिन के बाद वो कभी नहीं दिखाई दिया। कुंजवन के बाहर आते ही तो शिखा की प्यासी व्यथित दोनों आंखें उसी को खोजती हैं। पर कहाँ है वो, कहाँ चले गए तुम? मेरे मुंह के बोल सुन मुझे छोड़ गए, एक बार मेरी आंखों में भी तो झांकते, मन को पढ़ते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे समझने की कोशिश करते। तुम मेरे बचपन के प्यार हो, तुम मुझे कैसे छोड़ गए? बस मेरे दो मुंह के बोल सुनकर लौट आओ प्लीज, मेरे पास लौट आओ, मैं बहुत अकेली हूँ। उसने आंसू पोंछे। माँ जाते जाते उसके साथ एक और शत्रुता कर गई। बंटी से उसके विवाह की बात कहकर उसे सिर चढ़ा गई। मेहता परिवार तो आसमान पर छलांगे लगाने लगा, खासकर बंटी। सबके सामने ऐसा दिखाने लगा मानो उसका विवाह ही हो चुका है शिखा के साथ, जबकि शिखा ने एक दिन भी घास नहीं डाली उसे। राजकन्या के साथ पूरा साम्राज्य मुट्ठी में आ रहा है। बंटी ने अय्याशी बढ़ा दी, चमचे भी जुट गए। व्यापार डूबने लगा तो क्या, शिखा तो अपने व्यापार को चौगुना बढ़ा रही है। ब्याह होते ही सब कुछ मुट्ठी में, तब तक जरा हिचकोले खा ही लेंगे। आज शिखा रोज रोज की फजीहत की जड़ ही काट आई। इतनी देर में उसे नींद आई। दादू को आखिर लंदन जाना ही पड़ा। शिखा उनको भेजना नहीं चाहती थी, खुद ही जाती। लंदन उसकी परिचित जगह है, जानने वाले भी कम नहीं हैं, पर यहाँ जैकेटों को सप्लाई को ठीक समय पर भेजना है, उनकी क्वालिटी पर नजर रखना है। दुश्मनों की कमी नहीं, इतना बोझ दादू के लिए संभालना जरा कठिन था। और जब से बंटी को साफ मना कर आई है, तब से उसे पूरा विश्वास है कि वो चुप नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश तो करेगा ही। ऐसे में दादू को अकेले छोड़ना, लंदन पार्टी से बातचीत पूरी हो चुकी है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर गए हैं, काम हो जाएगा। शिखा अब बाहर की पार्टियों में ज्यादा रुचि ले रही है। इधर बंटी की तरफ से उसके मन में आशंका बढ़ी है, बहुत सतर्क रहना पड़ रहा है। वो सोच रही थी दुर्गा मौसी के घर की घटना को, हफ्ता बीत गया पर बंटी चुप क्यों है, सुलह करने की कोशिश क्यों नहीं की? रविवार का दिन था, थोड़ी देर से उठी वो
रात देर तक काम किया था, दादू से बात भी हुई, काम बन गया, साइन हो गए, कल सुबह चले आएंगे। ये भी बड़ी डील है। शिखा घबरा रही थी पर दादू ने साहस जुटाया। घबराने की कोई बात नहीं, हम सोचते हैं, हम कर रहे हैं पर करने वाला तो कोई और है। लच्छो मौसी ने आज उसके पसंद का नाश्ता बनाया है, आलू पराठा, मूली के लच्छे, बूंदी का रायता। वो शाकाहारी नहीं है पर मांस अंडा ज्यादा पसंद नहीं करती। दादू तो पूरी तरह शाकाहारी है। शिखा मेज पर बैठी ही थी कि दुर्गा मौसी आ धमकी। शिखा को उनका आना बुरा नहीं लगा। अकेली बैठ खाना अच्छा नहीं लगता। उसने मौसी का हार्दिक स्वागत किया। आओ मौसी, नाश्ता करो। तभी लच्छो गरम पराठा लेकर आई। सुगंध से कमरा महक उठा। मौसी, एक और प्लेट ला दो। दुर्गा मौसी तुरंत बैठकर गोद में नैपकिन बिछाते बोली, तेरे दादू नाश्ता नहीं करेंगे आज। सतर्क हुई शिखा। मौसी उसकी सगी है पर निकटता है मेहता परिवार से, क्योंकि रुचि और सोच उन लोगों से ही मिलती है इनकी। एक प्लेट में पराठा डालकर ही लाई लच्छो रख गई मौसी के सामने। वो तुरंत टूट पड़ी प्लेट के ऊपर। तेरे दादू क्या दिल्ली से बाहर गए हैं? नहीं, द्वारका में उनके गुरु भाई के घर कुछ पूजा प्रवचन है। पूरी कटोरी भर रायता पी फिर से कटोरी भरती बोली, काम काज जिम्मेदारी कुछ है नहीं तो ये सब फालतू काम करो। ये फालतू काम तो है मौसी पर साफ शुद्ध भगवान का नाम तो है। जिम्मेदार कामकाजी लोग तो शराब की पार्टी करते, 420 का प्लान बनाते, उससे तो अच्छा है। मौसी इतनी भी मूर्ख नहीं कि बैंक के तीर की दिशा ना समझे, पर इस समय अपने मिजाज पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तुरंत प्रसंग टाल दिया। बेबी, बंटी की ओर देखकर छाती फटती है मेरी। अरे क्या हुआ, हाथ पैर टूट गए क्या? हाँ, गाड़ी बड़ी तेज चलाता है, असल में पीने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाता। एक ड्राइवर रखने को कहो उसे। गुस्सा पी लिया मौसी ने। तू समझती क्यों नहीं? तूने बड़ा दुख दिया है उसे। बचपन से उसने तुझे अपना समझ प्यार किया, अपना समझा होगा, क्योंकि किसी भी चीज को कोई भी उसकी अपनी चीज समझ सकता है। पर प्यार का नाम मत लो, इस शब्द का मतलब भी नहीं पता है उसे। नरम स्वर में दुर्गा मौसी ने कहा, उनको आस थी कि तू बंटी की दुल्हन बनेगी, और ये कोई ख्याली पुलाव भी नहीं। मेरे सामने मंजरी ने वचन दिया था तभी तो। मौसी, उस समय तुम तीनों ही नशे में धुत थी। शायद बंटी भी ग्लास ले साथ दे रहा था, पर वचन तो दिया ही था। बार बार तुम वचन शब्द को मत दोहराओ, तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता। ये बड़ा पवित्र शब्द है, उसे गंदे श्राप के गिलास में मत बोलो। सुनो, नशे के धुन में किए काम को कानून भी मान्यता नहीं देती। मैंने तो साफ कह दिया है कि मैं इस बात को नहीं मानती, पर अपनी माँ को तो मान रख। माँ नहीं, माँ के प्रति मेरे मन में कोई भी अनुभूति नहीं है, और माँ ने कभी बेटी का प्यार दिया है मुझे। गुस्सा मत कर, मैं तो यूं ही कह रही थी। ठीक है, बंटी ना सही कोई दूसरा लड़का चुना एक बार ही जाता, मौसी बार बार नहीं। बेटा तू ही सोच, वो अनाथ गरीब आश्रम में पला लड़का तेरे अस्तर तेरे परिवार में बेमेल नहीं था। बंटी किस बात से मेल खा रहा? शराबी, चरित्रहीन, सड़क पर आकर खड़े होने वाले भ्रष्ट व्यापारी परिवार। मौसी के शब्द ही खो गए। जाते समय बोल गई, बेबी तू माने या ना माने, पर मुझे तेरे लिए बड़ी चिंता है। इसका सीधा मतलब है कि तुम भी बंटी को विश्वास नहीं करती। वो अपने मतलब के लिए मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, हद से नीचे जा सकता है। मौसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वो थोड़ी देर चुप रहकर बोली, पर बेबी तेरे दादू और कितने दिन के, तू अकेली कैसे?
तब सोचूंगी कुछ। वो लड़का मिलता है कभी? सुकुमार: नहीं, वो वचन का पक्का है। मैं चाहती हूँ तू अकेली ना रहे। कल किसी को नहीं पता, पर जो भी हो बंटी नहीं। दुर्गा मौसी चुप हो गई। लंदन का ऑर्डर मिल गया। काम बढ़े। पहले सोचा था हाथ का काम निपटा, दूसरे काम में हाथ डालेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। समय सीमा इनकी भी कम है। टेंडर बुलाना पड़ा। दादू ने लौटकर पूरी घटना सुनी तो बहुत तनाव में आ गए। बेटा, मुझे डर लग रहा है। नहीं दादू, अगर 4 दुश्मन हैं तो 8 दोस्त भी हैं। समय पर कोई पास न हुआ तो आप क्या सोच रहे हैं? यही इस समय वो बौखलाए हुए हैं, डेस्परेट हैं। कितना बड़ा कारोबार था, हमारे साथ टक्कर लेने वाले थे, सब बर्बाद कर दिया। उसके पीछे एक कारण है दादू। क्या? अय्याश तो ये लोग पहले से ही थे। दिमाग में मुफ्त में कंपनी को पाने का सपना पाल बैठे। जानकी दास को चिंता थी शिखा की सुरक्षा की। बेबी, एक गार्ड रख दूं क्या दादू? इतना भी क्या डरना? ये अच्छे लोग नहीं हैं। बंटी की संगत बहुत बुरी है। मैं अपनी गाड़ी में रहती हूँ, उसी का डर है। ऑफिस गार्ड को मना कर दूंगा कि बंटी अंदर न आने पाए। जैसा आप ठीक समझो। सोच रहा था एक बार जोशी मठ को आता, पर जोशी मठ के थोड़ा नीचे गंगा किनारे एक गांव में अति मनोरम स्थान पर पापा के 4 एकड़ जमीन ली थी। कहते थे तेरी शादी के बाद मैं वहां चला जाऊंगा। यहाँ तो मैं बस तेरे लिए पड़ा हूँ। फिर वहाँ मैं फूलों की खेती करूंगा और शांति से रहूंगा। वहाँ एक सुंदर आरामदेह कॉटेज भी बनवाया था। कभी कभी जाकर रहते भी थे। उसे भी साथ लाना चाहते थे, पर मामा के डर से कभी नहीं ले जा पाए। अब दादू महीना 2 महीना में जाते हैं। फूलों का बगीचा भी लगाया है। माली है, एक केयरटेकर परिवार सहित आउट हाउस में रहता है। झाड़ाई सफाई करते हैं और दादू जब रहते हैं तब सेवा करते हैं। नई उम्र का जोड़ा है, सीधे साधे भले लोग। दादू अब रुक जाओ। ये दोनों विदेशी ऑर्डर चले जाएं तब दोनों चलेंगे। कुछ नए पेड़ पौधे और लगवाने हैं। मैं ब्रह्म कमल लगवाना चाहती हूँ। दोनों साथ ऑफिस छोड़ कैसे जा सकते हैं बेबी? 8 से 10 दिन में कुछ नहीं होगा। सभी तो पुराने स्टॉफ हैं। ठीक है, हाथ का काम समाप्त हो तब चलेंगे। हाँ, एक कहावत है, दुश्मन को कभी दुर्बल मानकर मत चलना। इसे हमेशा याद रखना। दादू, मैं सतर्क हूँ। बेटा, एक प्रश्न मुझे बेचैन कर रहा है। जवाब दोगी? पूछो दादू। उस दिन तूने कहा था कि सुकुमार को अपने जीवन से निकाल फेंकने का एक कारण है जो तू बता नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि वो कारण गंभीर ही होगा। प्रश्न ये है कि क्या सुकुमार को पता है कि वो कारण क्या है? नहीं दादू, उसे कुछ नहीं पता। तभी तो मेरे इस व्यवहार से वो इतना दुखी और आहत हुआ था। सत्यानाश, अब तो बात बनने की कोई आशा नहीं रही। भूल जाइए दादू, जैसे ईश्वर मेरे साथ में विवाह रेखा डालना भूल गए। मेरी बच्ची 1 हफ्ते बाद काम कर रही थी शिखा। उसका अपना मोबाइल बजा। आजकल ये बहुत कम बजता है। सहेलियों की शादी हो गई तो कुछ देश में कुछ विदेशों में घर परिवार में व्यस्त हैं। दोस्त कुछ दिल्ली में ही हैं, पर नौकरी या बिजनेस में मिल रहे कुछ दिल्ली या देश के बाहर भी चले गए हैं। दादू से तो बैठकर ही बात होती है। उस दिन के बाद से दुर्गा मौसी का भी फोन नहीं आता। फिर कौन? वो भी ऑफिस टाइम में। इतना फालतू समय है किसके पास? मोबाइल उठाकर देखते ही मिजाज खराब हो गया। बंटी, सोचा काट दे, पर उत्सुकता हुई। अब क्या मतलब है, सुन ही लिया जाए। उसकी आवाज सुन हैरान हुई। इतना भी निर्लज्ज हो सकता है कोई, ये पता नहीं था। उसे अपने को संयत कर शांत स्वर में कहा, जो कहना है जल्दी से कहो, मुझे काम है। मैं भी खाली नहीं हूँ। मुझे 2 करोड़ चाहिए। तो मुझे तुमसे 2 करोड़ चाहिए, अभी के अभी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं। 2 करोड़ है ही कितना, तो मैं कब आ जाऊं लेने? पहले जरा ये बताओ कि ये 2 करोड़ तुमने कब जमा किए थे मेरी कंपनी में? क्योंकि मुझे याद नहीं, इसीलिए जमा करने के कागज भी लेते आना। बंटी ने उद्दंडता से कहा, मैंने कोई पैसा जमा नहीं किया। मुझे चाहिए बस
तो क्या मैंने तुमसे उधार लिया था? मुझे वो भी याद नहीं, तो उधार का कागज लेते आना। वो चीखा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नहीं। और सुनो, ऑफिस आने की कोशिश मत करना। गार्ड इज्जत करना नहीं जानता। देखो, नया काम डालना है, पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। उधार का बाजार खुला है, ब्याज पर दो क्यों 10 ले लो। मतलब तुम नहीं दोगी। समझने में इतनी देर लगी, पर समझ गया। मुझे तुमने नहीं पहचाना अभी तक। गलत पहचान गई तभी तो। ना, एकदम नहीं पहचाना। मैं तुम्हारे सोच से बहुत आगे हूँ। ईश्वर तुमको और आगे बढ़ाए, मेरी शुभकामनाएं। उसने फोन काट दिया। उफ, मरते मरते भी बेटी से बदला लेने माँ उसके पीछे शनिचर लगा गई। कमाल की माँ है। रात को पूरी बात सुन दादू की चिंता और बढ़ी। कहा उन्होंने कुछ नहीं, पर देर रात तक कमरे की बत्ती जलती रही। मोबाइल पर बार बार किसी से संपर्क करते रहे। बंटी की ओर से एक प्रयास और आया। इस बार वो नहीं, उसके पिता मेहता जी खुद आए। ऑफिस में रोक बंटी पर थी, उसके पिता पर नहीं। वो औपचारिकता निभाकर ही आए, पर शिखा ने उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होने दी। कॉफी पिलाया, सम्मान से पेश आई। कॉफी पीते पीते मेहता जी बोले, बेटा तुमने बंटी से रिश्ता तोड़ा, इस बात को ले माँ बेटे गुस्सा है तुमसे, पर मैं उनके सामने तो बोल नहीं पाता। तुमसे बोल रहा हूँ, तुमने एकदम ठीक निर्णय लिया। वो नालायक तुम्हारे लायक है ही नहीं। मेरा इतना बड़ा कारोबार तफरीह और लापरवाही में बर्बाद करके रख दिया। मन ही मन हंस दी शिखा। ये नया जाल है, पर अभी समझ नहीं पा रही थी कि तीर किस दिशा में चलेगा। कारोबार बर्बाद करने में वो बेटे के बराबर के हिस्सेदार हैं। बोली, पर अंकल आप तो अनुभवी बिजनेसमैन हैं। आपके रहते मैंने तो बहुत कोशिश की बचाने की, घर तक गिरवी रख दिया, पर जड़ तो माँ के सिर चढ़ाए नवाबजादों ने पहले ही खोखली कर दी थी। शिखा चुप रही। वो कॉफी समाप्त कर बोले, रिश्ता टूटा तो कोई बात नहीं, तुम मेरी गोद खिलाई बच्ची हो। तुम्हारे पिता मेरे नजदीकी दोस्त थे। एक और सफेद झूठ, पापा ऐसे लोगों को एकदम पसंद नहीं करते थे। हाय हेलो तक ही सीमित होती थी उनकी वार्तालाप। वो रिश्ता तो नहीं टूटा, ना टूटेगा। मेहता जी के गले में स्नेह का झरना। सारे रास्ते बंद हो गए, तब आया हूँ तुम्हारे पास। सावधान हो गई शिखा। जी अंकल, पर इस समय मैं 1 लाख भी निकालने की स्थिति में नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। पैसा नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ व्यापार में फैले पैसों से थोड़ा भी निकालना कितना मुश्किल होता है। पैसा नहीं चाहिए। अवाक हुई शिखा। पैसा नहीं, विवाह नहीं, तो फिर क्या चाहिए? ये कौन सा नया जाल है रे बाबा? मन ही मन शंकित हो उठी वो। तो अंकल जी फिर आप? अरे घबराओ नहीं, मामूली बात है। तुम्हें लाभ है, मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। असल में मेरी एक योजना है। हाँ, मेरी योजना से बंटी को मैंने कोसों दूर रखा है। इसमें उसकी परछाई तक पड़ने नहीं दूंगा। ये वादा है तुमसे मेरा। 1 नंबर का नालायक है वो। गला सूखने लगा शिखा का। आपकी योजना क्या है? बताता हूँ। आजकल बड़े बड़े पैसे वाले लोग धार्मिक स्थलों के आसपास एकांत स्थानों में रिपोर्ट या कॉटेज बनाना पसंद करने लगे हैं। तो एक लोगों ने बनाया तो चौगुना दामों में बिक गए। तो बेटी मैं कह रहा था, तुम्हारे पास तो जोशी मठ के पास 4 एकड़ की जमीन पड़ी है, वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट क्यों नहीं चालू करती? शिखा उनका मकसद समझ गई। मुख कठोर हो गया उसका, पर दादू ने सिखाया कि बिजनेस का मूल मंत्र है धैर्य, मिजाज पर नियंत्रण रखना। मधुरता से हंसी वो। अंकल जी, वो पापा की बड़ी मनपसंद जगह थी, मेरी भी। वहाँ हमने कॉटेज भी बना रखा है, जाते भी हैं कभी कभी। कोई बात नहीं, जगह तो बहुत बड़ी है, उसमें फूलों की खेती हो रही है। पापा ब्रह्मा कमल भी लगाना चाहते थे, फिर अंकल यही काम नहीं संभाल पा रही, नए काम में कभी
हाथ डालना वो व्यस्त हो उठे। अरे नहीं बेटी, मुझे पता नहीं क्या कि तुम्हारे ऊपर कितना बोझ है। ना बेटी, तुमको उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी। जमीन पैसा तुम्हारा, मालकिन भी तुम ही रहोगी। बस दौड़ धूप झंझट झमेला सब मैं संभाल लूंगा। मुनाफा बराबर बांट लेंगे। शिखा को जोर का झटका लगा। उसने समझने के लिए थोड़ा समय लिया। मेहता जी कुछ और समझा बोले, मुझे पता है मेरे बच्चे की तुम क्या सोच रही हो। जानता हूँ कि मेरा बेटा कितना नालायक है। तुम चिंता मत करो, मेरा वादा है तुमसे कि हमारे प्रोजेक्ट में उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। पूरा काम मैं अकेला संभालूंगा। मधुर स्वर में शिखा ने कहा, आप पर मुझे उतना ही भरोसा है जितना पापा पर था। जोशी मठ की जमीन पापा का सपना था। पापा के लिए शांति स्थल था। वहाँ वो ऐसे ऐसे फूल लगाना चाहते थे जो आमतौर पर नहीं पाए जाते। मैं चाहती हूँ उसे ठीक वैसा ही बना दूं जैसा पापा का सपना था। एकदम बुझ गए मेहता जी। बेटा, मैंने सोचा था। तरस आया शिखा को। कुछ भी हो, पापा के हम उम्र हैं, उसने सांत्वना दी। कोई बात नहीं, जमीन और भी मिल जाएंगे। मैं जरा हाथ के काम निपटा लूं, फिर सोचती हूँ। थोड़ी देर में वो उठ गए। शिखा काम में लग गई। जानकी दास की चिंता और बढ़ी। मेहता परिवार अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। सोनी कंपनी का एक दिन का भी उनके हाथ नहीं लगने वाला। ये शिखा ने खुलकर समझा दिया है। बंटी अब पता नहीं किस तरह से वार करेगा, पर उनको पूरा विश्वास है करेगा जरूर, और उसका सीधा निशाना होगी शिखा। वो छटपटा रहे थे। उसे किसी मजबूत और सुरक्षित हाथों में सौंपने पर वो भी जिद पकड़ बैठी है शादी न करने की। ना समझ लड़की ये नहीं समझ पा रही कि माँ से बदला लेने वो अपना ही सर्वनाश कर रही है। बार बार पोती को सावधान कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर का भय उनको त्रस्त कर रहा। शिखा दादू के इस आतंक को जानती है, पर एक भय की आशंका से घर में तो नहीं बैठ सकती। वो भी जो इतनी बड़ी कंपनी की कड़धाड़ है। उसे पता है बंटी नीचता की सीमा कब का पार कर चुका है। सतर्क वो भी है। इसी समय एक दिन सहपाठी चंदन का फोन आया। वो एक बड़े फाइनेंस कंपनी के मालिक का बेटा है। अब परिवार का व्यापार संभाल रहा है। कभी कभार ही मिलते हैं पुराने साथी। चंदन से लगभग 1 वर्ष बाद संपर्क हुआ। शिखा भी नीरस जीवन से उकता रही थी। चहक उठी, चंदन तू कहाँ है इस समय? तेरे ऑफिस के एकदम पास। तू किसी मीटिंग में तो नहीं? अरे नहीं, आज काम करने का मन ही नहीं कर रहा। चला आ प्लीज। 10 मिनट में आया। वास्तव में 10 मिनट में ही आ गया वो। उसके परिवार में बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती है। वो शिखा का हम उम्र है, पर एक बच्चे का पिता हो गया है। शिखा बहुत खुश। 1 वर्ष हो गया रतन की शादी में मिले थे। उसके बाद आज जबकि दिल्ली में ही रहते हैं। सभी लोग व्यस्त हैं। बता क्या चल रहा है? सब ठीक है। शिखा, शादी की पार्टी कब होगी? शायद इस जन्म में नहीं। क्या कह रही है? बंटी ने तो कुछ और बताया। अगले महीने शादी है, यही ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? वो हंसी। उसने यही बात दर्जनों लोगों से कही है। मतलब शादी नहीं हो रही? नहीं, सारे संबंध तोड़ लिए हैं मैंने। थैंक गॉड, मुझे बड़ी चिंता थी तेरी। ईश्वर ने बचा लिया तुझे। ऐसा क्या क्या नहीं है? अपना तो सब कुछ गंवा चुके। आशा थी डूबने नाव को तेरे जहाज के साथ बांध किनारे पर ले जाएंगे। वो आशा भी गई। अब बंटी ने शायद अपराध की दुनिया की ओर कदम बढ़ाया है। शिखा सामान्य रही। वही उसका सही रास्ता है। तुझे याद है वो बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है। दूसरों को परेशान करना, बैग में से सामान चुराना, झूठ बोलना, एग्जाम में नकल करना। तब छोटा था, अपराध छोटे छोटे थे। अब बड़ा है तो अपराध बड़े होते हैं। ये मजाक नहीं है। इस समय उसकी अकेली तू है। वो जैसे भी हो
तुझे पाना चाहता है, मुझे नहीं, मेरा सब कुछ, जिससे अपने पैरों के नीचे की जमीन मजबूत हो। बात एक ही है, सावधान रहना, तू खतरे में है, मुझे पता है, पर तुम लोग ही मेरा मनोबल हो। जाने दे, क्या बंटी इस बीच मिला था तुमसे? नहीं, बंटी तो नहीं, सुकुमार मिला था। मानो 1000 वोल्ट का झटका लगा शिखा को। सुकुमार कब? हो गया लगभग 1 वर्ष, वो भी संयोग ही था। एक चरित्र प्रदर्शनी थी, ऐसी जगह जाने का मन तो बहुत करता है, पर जा नहीं पाता। उस दिन थोड़ा समय निकालना ही गया था, वहाँ मिला था, देर तक साथ बैठे कॉफी पी। मैंने बहुत कोशिश की, पर उसने अपना पता नहीं बताया। शिखा का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या कर रहा है? कोई नौकरी? फोन नंबर तो दिया होगा। नहीं दिया। मैंने मांगा भी तो टाल गया, पर शिखा उसे देख लगा ठीक ही है। कितना हैंडसम लग रहा था, सुंदर पहले भी था, पर सहमा सहमा अब तो फिल्मी हीरो जैसा स्मार्ट हो गया है। अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया ना, पर मुझे लगा कि दिल्ली में ही है। तूने कुछ पूछा? पूछा तो था। उसने बताया कि उस घटना के बाद वो मानसिक रूप से एकदम टूट गया था, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का पक्का निश्चय कर लिया था, पर कर भी लेता, पर भाग्य ने कुछ और लिखा था। सिहर उठी शिखा। आत्महत्या? शिखा, वो बंटी नहीं, उसकी हर बात में गहराई और सच्चाई होती थी, और लगा आज भी है। फिर उसने बताया कि वो तो बचपन से अनाथ था, उसके जीने का एक ही लक्ष्य थी तू। जब तूने ही दुत्कार दिया तो वो क्यों जीता, किसके लिए जीता? फिर उसी समय उसके जीवन में एक फरिश्ता मानो स्वर्ग से उतर आए। उन्होंने संभाला, जीवन का सही मार्गदर्शन कराया, हर तरह की सहायता की, जीविका दी और समझाया कि अपने लिए नहीं, भलाई और सच्चाई के लिए जीना चाहिए। मैं उनके बताए रास्ते पर ही चल रहा हूँ। वो फरिश्ता मेरे भगवान से भी ऊपर है। तो वो ठीक है, उसके अंतर्मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानती, ऊपर से तो ठीक ठाक लगा। संपर्क का कोई उपाय नहीं। 2 पल उसे देखा चंदन के, फिर शांत भाव से बोला, शिखा, वास्तव में उसका पता ठिकाना, फोन नंबर कुछ भी मेरे पास नहीं है, पर अगर होता भी तो मैं तुझे नहीं देता। क्यों चंदन? क्योंकि तूने उसके साथ जितना बुरा किया है, उसके लिए मैंने तुझे आज भी माफ नहीं किया। बात पुरानी हो गई, क्या अब बताएगी तूने ऐसा क्यों किया था उस दिन? पहली बार आंसू बाहर निकल आए शिखा के। मुझे गलत मत समझना चंदन, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं नहीं बता सकती। कारण जो भी हो, सुकुमार के साथ साथ तूने अपना जीवन भी सूना कर लिया। शिखा आज पहली बार खुलकर रोई। दूसरे दिन ऑफिस में बैठ काम कर रही थी कि उसका मोबाइल बजा। उठाया तो एक अनजान नंबर था। बिजनेस की बात है, किसी भी अनजान फोन को छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता कोई नई पार्टी हो। उसने फोन उठाया और उधर से बंटी की आवाज सुन सन्न रह गई। बंटी ने शिखा के फोन उठाते ही कहा, फोन मत काटना प्लीज, मेरी बात सुनो। उसने संयम से कान लिया, शांत भाव से बोली, कहो। देखो, भले ही तुमने रिश्ता तोड़ा हो, पर बचपन की दोस्ती का रिश्ता तो है ही। सुबह सुबह मुझे रिश्ता याद दिलाने फोन किया, वो भी किसी से मोबाइल उधार लेना पड़ा। तुम तो मेरा फोन उठाओगी नहीं, जल्दी कहो क्या बात है। बेबी, तुरंत 50 लाख न मिले तो हम सड़क पर होंगे। वो तो अभी हो, एक तरह से। सच कह रहा हूँ बेबी, घर मार्टगेज या अभी 50 लाख नहीं मिले तो वो हमें निकाल ताला डाल देंगे। प्लीज इस बार बचा लो। कहाँ जाएंगे हम? मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है। सोनी कंपनी का नाम ही बहुत है, जिसे कहोगी वही बिना पूछे पैसे दे देगा। इस नाम को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाया है, झूठ, बेईमानी और धंधेबाजी से नहीं। वो सड़क छाप लोगों की अय्याशी के लिए नहीं। बेबी प्लीज, दोस्ती का वास्ता, कोई धोखेबाजी का धंधा नहीं। हमारा घर नीलाम हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फाइनेंस कंपनियों की कमी नहीं है, सारे दरवाजे खटखटा चुका
तब तुमको सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम सहायता नहीं करोगी, पहले ही कह दिया था। अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे जानती नहीं हो, मैं तुमको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। फोन बंद कर दिया शिखा ने। दादू की तो नींद ही उड़ गई। बेबी ये तो भयानक बात हो गई। बंटी किन लोगों की संगत में है उसकी खबर है मुझे। हे ईश्वर अब क्या करूं? दे ही देती पैसे। क्या कह रहे हो दादू? 50 लाख कोई मामूली रकम है? फिर एक बार शेर के मुंह खून लगाने का मतलब समझते हो? हमको भी अपने साथ सड़क पर ला खड़ा करेगा। पुलिस को आगे के लिए आगाह कर दें। नहीं दादू, ऐसा क्या कर लेगा? घर में ऑफिस में वो घुस नहीं पाएगा। हम बात तक नहीं करते, रास्ते में अपनी गाड़ी में रहते हैं, तो क्या करेगा वो? पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं दादू, इतना डर कर जिएंगे कैसे? बंटी भयानक है, शैतान का रूप है। शैतान हमेशा मारा जाता है। बेटी हम दुर्बल हैं, शैतान को मारने की शक्ति नहीं है मुझ में। अब शिखा भी गुस्सा हो गई। तो मैं क्या करूं? उसे खुश करने में पूरी संपत्ति उसे सौंप दूं या उससे ब्याह कर लूं? शिखा का गुस्सा देख जानकी दास सहम गए। गुस्सा मत कर बेटा, मेरी सारी चिंता तो तेरे लिए ही है। तुझे कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? कहा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान ऐसा ही करे। पर उस दिन रात भर वो सो नहीं पाए। आधी रात के बाद वो मोबाइल पर दबे गले से किसी से बात कर रहे थे। सुबह नाश्ता करते समय जानकी दास सामान्य लग रहे थे। बंटी के धमकी के विषय में उन्होंने कोई बात नहीं उठाई, यूं ही साधारण बातें कर रहे थे। तनाव भी नहीं था उनके मुख पर। शिखा थोड़ी अवाक हुई। कल रात भी जब सोने गए थे तब भयानक तनाव में थे। शिखा को चिंता थी कि कहीं उनकी तबीयत न खराब हो जाए, पर इस समय उनको देख लग ही नहीं रहा था कि उनको कुछ भी चिंता है। चैन की सांस ली उसने। हल्की फुल्की बातों के बीच में ही अचानक उन्होंने प्रश्न किया, बेबी क्या तू जानती है कि सुकुमार कहाँ है? अवाक हुई शिखा। उस दिन की घटना को 5 वर्ष बीत गए। दादू ने कभी सुकुमार का नाम तक नहीं लिया और आज अचानक उसने अवाक होकर दादू को देखा। मुझे क्या पता दादू, मैंने वचन दिया था कि उससे संपर्क नहीं रखूंगी। बात संभालते जानकी दास ने कहा, नहीं, कहीं रास्ते में या बाजार में दिखाई पड़ा हो? नहीं दादू, कहीं नजर नहीं आया। आता तो बताती। लड़का कहाँ खो गया? खो ही गया होगा। इस शहर में उसके लिए है ही क्या? पर दादू, आज इतने दिनों बाद उसकी याद। संकट की घड़ी में ही कोई भरोसे की जगह खोजता है। वो होता भी तो इन बदमाशों से नहीं भिड़ पाता, पर हाँ, मेरा मनोबल बढ़ जाता। बेटा अब तुझे फैसला लेना ही होगा। मेरी ढलती उम्र है, किसी भी दिन चला जाऊंगा और तू इतने बड़े संसार में इतने बड़े कारोबार के साथ एकदम अकेली। तेरे पापा को भी क्या जवाब दूंगा? तुम शादी की बात कर रहे हो? हाँ बेटा, दौलत बुरी बला है। हम कैसे जानेंगे कौन किस चक्कर में है? अंदर ही अंदर वो बंटी से भी बुरा हुआ तो मध्यम दर्जे के शिक्षित परिवारों के बच्चे आमतौर पर चरित्रवान होते हैं। एक तो अय्याशी के लिए पैसा नहीं होता, दूसरा आगे बढ़ने की चाहत में वे इतने व्यस्त रहते हैं कि भटकने का समय ही नहीं होता उनके पास। उन्हीं में से कोशिश करके देखा दादू, वो तो खुद ही पीछे हट जाएंगे। अस्तर में थोड़ा अंतर चल जाता है, पर इतना अंतर समझ में नहीं आता, क्या करूं? अंकल जी नमस्ते। चौंके दोनों। नंदा बंटी की माँ जानकी दास ने अपने को संभाला। खुश रहो, बैठो, इतने सवेरे आना पड़ा। माँ जो हूँ। शिखा सामान्य रही। नाश्ता करिए आंटी। मौसी रहने दे, नाश्ता करके ही आई हूँ, बस चाय। बेटी इतनी सवेरे सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, बंटी की तरफ देखा नहीं जाता। खाना पीना काम काज सब छोड़ दिया है।
बहुत चोट लगी है उसे। बचपन से प्यार करता था शिखा को मैं, और उसका दुख नहीं देख सकती। मंजरी होती तो ये शादी कब की हो जाती। अब आप हैं, आप ही कुछ करिए, समझाइए बच्ची को। ये झगड़ा तो इनमें बचपन से होता आया है, फिर प्यार भी तो था। शिखा ने बातों में भांप लिया। नहीं आंटी, प्यार कभी भी नहीं था। बंटी तो इस शब्द का मतलब ही नहीं जानता, और मेरी तरफ से प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, एक स्कूल में पढ़ते थे और घर का रास्ता उसके लिए खुला था, क्योंकि मम्मा आपकी सहेली थी। बात बस इतनी सी थी, इससे आगे और कुछ भी नहीं। वो आप प्रचार कुछ भी करती रहे ना। बच्चे, वो बहुत प्यार करता है तुझसे, ठीक उसी तरह जूली, रीता, नीना को भी करता है। आप कितनी बहुएं लाएंगी? तेरी माँ ने ही ये रिश्ता जोड़ा था, कम से कम उसका मान रख। रिश्ता नहीं जोड़ा था, गले तक शराब पी उल्टा पलटा बोल रही थी। उसी को आपने तुरुक का इक्का बना लिया, बाजी जीतने के लिए। अंकल, आप कुछ नहीं कहेंगे? बेटा, रिश्ता तो मेरा गहरा है, शिखा के साथ मेरा खून है, पर मैं इस घर में आया था एक वेतन पाने वाला मामूली कर्मचारी बनकर, और आज भी वही हूँ। मालिकों के किसी भी फैसले का पालन करना मेरी ड्यूटी है, उनको अपनी राय देना नहीं। मैं शिखा के व्यक्तिगत मामले में एक शब्द नहीं बोल सकता। उसके जाने के बाद जानकी दास थोड़े चिंतित दिखाई दिए। ये मेहता परिवार के हाथ में अंतिम तीर था, वो भी निशाना चूक गया। अब ये डेस्परेट होकर कुछ भी कर सकते हैं। बेबी सावधान, वो तो हूँ मैं दादू। दादू, एक बात है, तुमको कई बार आधी रात को मोबाइल पर बात करते देखा है। किससे बातें करते हो? मानो चोरी करते पकड़े गए हो, ऐसे सहमते हुए बोले। अरे वो शंकर, वो करता है कनाडा से। समय का बहुत अंतर है ना, जब उसे फुर्सत होती है तब यहाँ आधी रात हो जाती है। साफ पता चल रहा था कि वो सच नहीं बोल रहे। आश्चर्य हुआ दादू, और उससे झूठ बोले पर बोल तो रहे हैं, पर क्यों? इस बार मेरी भी बात कराना अंकल। हाँ हाँ जरूर। दादू, मैंने सुकुमार से रिश्ता तोड़ा, उसे मुंह दिखाने से मना किया। तुमको बहुत बुरा लगा था ना? बुरा लगने से ज्यादा दुख हुआ था, उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ था। तू तो माँ के हर फैसले के विरोध में उल्टी दिशा में चलती थी। माँ के कहने पर चलने वाली तो कभी नहीं थी। फिर माँ के इतने बड़े फैसले के सामने कैसे घुटने टेक दिए? सुकुमार को जीवन से उखाड़ फेंक दिया। कारण था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आज तुमको बता रही हूँ। मैंने उस दिन मामा के फैसले के सामने घुटने टेके थे, सुकुमार के कारण, सुकुमार के लिए। हाँ दादू, नहीं तो मैं उसे बचा नहीं पाती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मामा ने उसकी हत्या के लिए सुपारी दी थी। सिहर उठे जानकी दास। बेबी, हाँ दादू, मामा ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था, या तो मैं उसे अपने जीवन से हटा दूं, नहीं तो वे उसे दुनिया से हटा देंगी। मेरे लिए अपने जीवन की खुशी से सुकुमार के जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा था, तो उसे अपने से दूर कर दिया। शिव शिव, कोई माँ इतनी भयंकर हो सकती है? मेरी माँ तो थी। सुकुमार जानता है इस बात को? नहीं, उस दिन के बाद मिला ही नहीं। दादू, कहाँ होगा वो? अनमने हो गए वो, पता नहीं, पर तुम दोनों का प्यार समर पर सच्चा है। ईश्वर तुम दोनों को जरूर मिलाएंगे। पहली बार शिखा के आंसू लुढ़क कर गालों पर बह आए। आज चंदन घर पर नहीं, ऑफिस में आया। पहले पूछ लिया था कि वो समय दे पाएगी या नहीं। शिखा के पास आज विशेष काम नहीं था, कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो उसे बुला लिया। चंदन आया और आते ही एक कार्ड बढ़ा दिया। शिखा, अगले शुक्रवार शाम 7 बजे मेरे घर आना है जरूर, डिनर है। किस बात का डिनर है? मेरे बेटे का मुंडन है। अरे, तू पापा बन गया, कितनी खुशी की बात है। तू जरूर आना। सभी पुराने साथी आएंगे, सभी जो घनिष्ठ थे वो सभी। दिल्ली के सभी तो हैं ही, जो देश के बाहर हैं वो भी आने की कोशिश करेंगे। शिखा के मुंह से निकला, सुकुमार,
बस वही रह गया, उसका अता पता नंबर लेना। हाँ, घर का पता पूछा था, पर कहाँ अनाथों के ठिकाने नहीं होते। शिखा हंसी, पागल है अभी भी वही भावुक बातें। हाँ शिखा, चालाक स्वार्थी लोगों को झेलते झेलते जब हमारा मन घबरा उठता है तो जीने के लिए ऐसे दो चार पागलों की जरूरत होती है, जो ताजी हवा का झोंका लाए और हमारा मन भी ताजगी से भर उठे। वैसे मैं दिल से उसे बुलाना चाहता हूँ, तो एक उपाय सोचा भी था। वो क्या? उस दिन कहा था ना, वो इस समय लोकप्रिय लेखक है। उसकी कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुई हैं नीलकमल प्रकाशन से। उसके मालिक हैं विनोद गोयल, हमारे बाबूजी के दोस्त हैं। सोचा था लेखक का पता ठिकाना उनके पास तो होता ही है, पर पता चला कि सुकुमार खुद जाकर स्क्रिप्ट देकर आता है, खुद ही अपनी कॉपी और पैसे ले आता है। बीच में कुछ जरूरत हो तो आ जाता है, नंबर या पता ठिकाना उनको भी नहीं मालूम। हर किताब में लेखक का फोटो और समर्पक छपता है, ये तो वो भी नहीं देता। ऐसा क्यों करता है? सीधा सा जवाब है, तेरे सामने नहीं आना चाहता। तूने ही तो उसे मुंह दिखाने से मना किया था ना। चंदन प्लीज, मैं मजबूर थी। इतनी बड़ी मजबूरी की हीरा छोड़ कांच, जाने दे, आना जरूर। बच्चा कितना बड़ा है चंदन, 1.5 वर्ष का, पर तेरा आशीर्वाद ही चाहिए बस। उसके जाने के बाद देर तक चुप बैठी रही। दादू का दुख समझती है। वास्तव में उसके सभी साथियों का विवाह हो गया है, एक एक दो दो बच्चे भी हो गए, बस वो ही अकेली रह गई है। पर वो करे क्या? वो किसी दूसरे को सुकुमार की जगह देने की सोच भी नहीं सकती, भले ही उसी की भलाई के लिए उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया हो, पर वो आज भी उसी को समर्पित है। शुक्रवार ऑफिस से जल्दी उठ गई, सीधे पीसी ज्वेलर्स के शोरूम में आई। एक सुंदर सी चेन के साथ कुछ सॉफ्ट टॉयज खरीद घर आई। नहा धो तैयार हो जब चंदन के घर पहुंची तब लगा कि उसका बचपन लौट आया है। 2-4 जनों को छोड़ सारे पुराने साथी वहां मौजूद थे। उसे देखते ही सबने हाथों हाथ लिया। सबकी एक ही राय थी कि सारी सहेलियों में बस वो ही सबसे सफल है। इतने बड़े बिजनेस को चलाने वाली इतनी सी लड़की। पोलैंड के विकास, ऑस्ट्रेलिया से मृदुला भी आई है। मृदुला शिखा की सबसे अच्छी सहेली है, अब एक 3 वर्ष के बेटे की माँ है। सुकुमार को लेकर वो कई दिनों तक उससे नाराज रही। असल में अपने मृदुल स्वभाव के कारण सुकुमार सबको प्यारा था, और अपने स्वभाव के कारण ही बंटी को कोई पसंद नहीं करता था। 2-4 उसके चमचों को छोड़ सबने हाथों हाथ लिया उसे। मन भर आया शिखा का। एक साथ सबने ग्रेजुएशन किया था, फिर तो सब अपने अपने जीवन के चुने हुए पथ पर चल पड़े, बिखर गए देश विदेशों में। पर आज समय आया कि मन के सारे तार अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई तार नहीं टूटा। हर्षोल्लास, हंसी मजाक, छेड़छाड़ में खाना पीना निपटा। सबने मिलकर निर्णय लिया कि रविवार के दिन चंदन के गुड़गांव वाले फार्म हाउस में सब 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। पूरा दिन एक साथ बिता, रात डिनर लेकर घर लौटेंगे। अभिनव के कैटरिंग का व्यवसाय है और एक 3 स्टार होटल भी है। उसने नाश्ते से लेकर डिनर तक की पूरी जिम्मेदारी ली। शिखा बहुत दिनों बाद बहुत खुश हुई, मन भी हल्का हो गया। पर जानकी दास ये सुनते ही गंभीर हो गए। रविवार शंकर के पिता की बरसी है, उसने पहले से ही छुट्टी ले रखी है, और कारण भी ऐसा कि मना नहीं किया जा सकता। इतनी दूर तू अकेली? अरे दादू, दिल्ली अनजाना शहर है, क्या मेरे लिए? या मैं ड्राइव नहीं जानती, फिर भी डर लगता है। मेहता परिवार बेघर हो बस्ती के एक कोठरी में सिर छिपाए हैं, बौखलाए घूम रहे हैं, पर ऐंठ नहीं गई। तूने हाथ ना उठाया होता तो उनका घर बच जाता, अब तो सड़क पर है। गुस्सा तो आएगा ही। दुर्गा मौसी तो उनकी हितैषी थी, बार बार उनकी वकालत करती थी, तो अब अपने घर में जगह क्यों नहीं दी? बुरे समय में साथ कोई भी नहीं देता, बुरे समय को तो उन्होंने ही बुलाया है।
जाने दे, मुझे तो बस तेरी चिंता है। अचानक ही याद आया शिखा को। दादू, पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सी बात हो रही थी। कई बार सोचा बताऊंगी पर भूल जाती हूँ। चौंके वो। क्या बात? कुछ दिनों से मेरी गाड़ी के आसपास एक बाइक सवार को देख रही थी। उसका नंबर भी नोट कर लिया था। सोच रही थी बंटी ने ही उसे लगाया होगा। मेरे पीछे कोई किराए का गुंडा होगा। उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि हमेशा हेलमेट में रहता है। सुगम लंबा शरीर है, देखकर लगता है कि शरीर को तैयार किया है जिम जाकर। हमेशा ब्लू जीन्स और 2 फोल्ड आस्तीन चढ़ी सफेद फुल शर्ट ही पहनता है। मैं उसके बाइक का नंबर ले पुलिस में रिपोर्ट करने ही वाली थी कि पिछले हफ्ते की एक घटना ने मेरी धारणा ही बदल दी। मैं जिसको दुश्मन समझ रही थी वो तो मेरा दोस्त निकला, मेरी जान बचाई। ऐसा क्या हुआ? उस दिन 12 बजे के आसपास मैं अकेली ही गाड़ी लेकर स्टेट बैंक गई थी। काम था, अंदर जगह नहीं थी तो कई गाड़ियां गेट के बाहर खड़ी थी। मैंने भी किनारे पर खड़ी कर दी। काम निपटा बाहर आई तो देखा कि मेरी गाड़ी के पास हंगामा हो रहा है। दौड़कर आई तो देखा वही बाइक वाला लड़का अकेले 2 सड़क छाप वालों की धुनाई कर रहा है। हेलमेट तक नहीं उतारा। पता चला दोनों गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो उस बाइक सवार ने दोनों को दबोच पिटाई शुरू की तो उन्होंने कबूल किया कि किसी ने पैसे देकर गाड़ी में बम फिट करने को कहा था। समय पर उसने न पकड़ा होता तो बात मामूली नहीं भयानक थी। पर शिखा ने अवाक होकर देखा कि दादू विचलित नहीं हुए। सामान्य भाव से बोले, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तभी तो कह रही हूँ कि मैं आराम से गुड़गांव चली जाऊंगी। ठीक है, इधर से मोहित और संदीप जाएंगे। हाँ दादू, उनके साथ ही लौटूंगी। उनके घर से तो अपना इलाका शुरू होता है। बस 10 मिनट में अपना घर। पर उसी 10 मिनट में जो होना था हो गया। शिखा का अपहरण हो गया। उस समय 10 बज रहे थे जब शिखा ने संदीप का साथ छोड़ अपने घर के रास्ते मुड़ी, पर घर नहीं पहुंची। कुंजवन ने हाहाकार मच गया। लच्छो सिर पीट पीट कर रो रही थी। बाकी नौकर चाकर भी परेशान जाग कर बैठे थे। जानकी दास संभव असंभव जगह फोन कर परेशान हो रहे थे। पुलिस में अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई गई पर अभी तक कुछ पता नहीं। जानकी दास टूटने लगे। तभी फिरौती का फोन आया। 1 करोड़ 2 तो पोती मिलेगी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बच्ची को लौटा दो, पैसे मिल जाएंगे। लौटने के बाद पैसा कोई नहीं देता। पहले पैसा, पर बिना उसके पैसा कहाँ से आएगा? मैं तो कर्मचारी हूँ, सारा अकाउंट उसी के नाम है। उसके बिना पैसा आएगा कहाँ से? सोनी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। 1 करोड़ आटे में नमक बराबर है। जिससे मांगो वही दे देगा। तुम कौन हो? बेवकूफ समझ रखा है जो पता ठिकाना दे दूं। देखो तुम समझदार हो, बिना शिखा के कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। मैं कंपनी का नौकर भर हूँ। मेरे कहने पर कोई 100 रुपए भी उधार नहीं देगा। समस्या तुम्हारी है, जुगाड़ करो। पोती को सही सलामत ले जाओ, नहीं तो नहीं, उसे कुछ मत करना। फोन काट दिया। जानकी दास सिर पकड़कर बैठ गए। पूरा विश्वास है कि काम बंटी का है, पर फोन पर आवाज उसकी नहीं थी। कोई सड़क छाप की आवाज थी। धीरे धीरे चेतना लौटी। शिखा की एक गंदी कोठरी में नंगी चारपाई पर अपने को पड़े पाया। वो उठ बैठी। सिर को झटका। धीरे धीरे दिमाग पर छाई धुंध साफ होने लगी। क्या हुआ था उसके साथ? उसके सिर में एक झंझनाहट थी। धीरे धीरे याद आया, अपने दोस्त के घर के सामने विदा लेने वो कुछ मिनटों के लिए गाड़ी से उतरी थी। मोहिता से बात कर रही थी। जब गाड़ी में आकर बैठी तब एक हल्की मीठी सी सुगंध उसके नाकों में आई थी। वो सुगंध उसकी चेतना पर छा रही थी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही उसे नींद आने लगी थी। फिर कुछ याद नहीं। उसने सिर झटका तो
धुंधलापन साफ हुआ। चारों तरफ देखा उसने। नंगी चारपाई पर लेटने से उसके शरीर में जलन हो रही थी और शरीर के खुले भागों में दाग पड़ गए थे। सिहराने ऊंचाई पर खुली खिड़की से नरम धूप का कतरा नीचे उतरकर आ रहा था। पता नहीं ये धूप डूबते सूरज की है या चढ़ते सूरज की, पर उससे अंदर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। छोटा सा कमरा, कबाड़ से भरा, बस एक यही चारपाई जरा साफ है। सामने दरवाजा बंद है, पर बाहर लोगों के बातचीत से लग रहा था कि किसी बस्ती के बीच में है ये कमरा। पल में शिखा समझ गई कि उसका अपहरण हुआ है। वो सुगंध जो गाड़ी में मिली थी वो कोई बेहोशी की दवा थी। जब मोहिता से बात कर रही थी तभी ड्राइंग सीट की खुली खिड़की से किसी ने स्प्रे किया होगा। वो समझ गई ये बंटी का काम है। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे गुस्सा आया। कितना गिरा हुआ इंसान है बंटी, पर अब प्रश्न है कि वो कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ेगा या पूरा का पूरा ग्रॉस वीडियो कैमरा चला इसी कोठरी में जबरदस्ती उससे ब्याह करने का नाटक करेगा। अगर ऐसा किया तो बड़ी भयानक बात होगी। पता नहीं कितना समय बीत गया, दादू को हार्ट अटैक न हो जाए। यहाँ से मुक्ति पाने का कोई उपाय तो इस समय दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर वो बैठकर सोचती रही। बाहर की चहल पहल कम हो गई। अवश्य ही मेहनती मजदूरों की बस्ती है, लोग काम पर जाने लगे होंगे। अचानक दरवाजा खुला और खुलते ही शिखा समझ गई ये डूबते सूरज की किरण नहीं, सुबह की कच्ची धूप है। वो रात भर यहाँ कैद थी, पर एक रात या 2 रात कौन जाने। बंटी के हाथ में एक गंदा शीशे का गिलास, उसमें 2 घूंट काली काढ़ा जैसी चाय। उसने गिलास बढ़ाया, चाय पी लो। सिर तक जल उठा शिखा का। हाँ, मैंने सही सोचा, ऐसा घिनौना काम और कौन करेगा। चुप हरामजादी, तू इसी लायक है, यही भाषा समझती है। शराफत से ही पैसे मांगे थे, वो बात समझ में नहीं आई। अब सड़ इस कोठरी में। अब शिखा का मनोबल लौट आया था। यहाँ सड़ाने तो लाया नहीं तू मुझे, लाया तो है पैसों के लिए। जल्दी समझ गई, ज्यादा नहीं 2 करोड़ चाहिए। उसमें कितने दिन की अय्याशी चलेगी। ऐ चुप, बोल कैसे देगी। मैं यहाँ रही तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं बेवकूफ नहीं, तेरे दोस्त बड़े बड़े लोग हैं, तू उनसे मांग कर 2 करोड़ देगी। मानो दिया, उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। मेरी मुट्ठी में बंद है तू, तेरा मरना जीना मेरे हाथ में है। मेरा जो अपमान हुआ है उसका हिसाब भी बाकी है। देख बेवकूफ मैं भी नहीं, तू मुझे मार नहीं सकता। पैसों की खान को कोई मारता है क्या। पहले तू 2 करोड़ का इंतजाम कर, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा तो फिर देख पिटाई से क्या नहीं होता। हाथ उठा वो शिखा की ओर बढ़ता कि जबड़े पर एक भरा पूरा झापड़ा खा दीवार से जा टकराया। वहां से कॉलर पकड़ खींचकर उसकी पिटाई शुरू हो गई। शिखा ने अवाक को देखा। वही नीली जींस, आस्तीन चढ़ी सफेद शर्ट और हेलमेट से ढका चेहरा। पुलिस की पूरी टीम अंदर आ गई। ऑफिसर ने बंटी को बालों से पकड़ा। आप छोड़ दीजिए सर, इसकी खबर अब हम लेंगे, इसे हवालात ले चलो। ऑफिसर आप इसे ले जाओ, मैं इनको घर पहुंचा देता हूं। जी सर, एक बार थाने जरूर आइए, क्रिमिनल को रंगे हाथ पकड़ने का श्रेय आपको जाता है। शिखा लड़खड़ाकर गिरने को थी, उसने दोनों हाथों से संभाला। गाड़ी में बैठा, ड्राइविंग सीट पर हेलमेट उतारा। शिखा लिपट कर रो पड़ी। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़। कहीं नहीं, पास पास ही था। दादू ही तो है मेरे फरिश्ता। दादू, शिखा ने अवाक को देखा। हाँ, उनके लिए ही मैं प्रतिष्ठित हूँ आज। सुकुमार, तुमको पता नहीं, उस दिन मैंने तुमको उसने रोका। मुझे पता है, उस दिन पता नहीं था, पीछे दादू ने ही बताया था। दादू ने कब? तभी 2-3 दिन बाद। हे भगवान, दादू को सब पता था, फिर भी अनजान बनकर उससे पूछते रहे। घर आते ही दादू से लिपट गई वो। चैन की सांस ली जानकी दास ने। अब देखता हूँ वो दुष्ट बाहर कैसे आता है।
कई केस एक साथ लगाता हूँ। सुकुमार बोला, दादू, आपकी पोती की रक्षा का भार आपने मुझे सौंपा था। आज सही सलामत आपकी अमानत आपको सौंप कर जा रहा हूँ। अब मैं चलूं? शिखा व्याकुलता से बोली, दादू रोको इसे, वो बढ़ाए। कहाँ चले? उसको बाहों में ले लिया। ये कुंजवन है राधा कृष्ण की लीला। भूमि यहाँ कब से अकेली राधा बैठी तड़प रही है। उसके साथ कुंजवन भी उदास था। सोना था कृष्ण के पैर पड़ते ही दोनों खिल उठे। चहक उठे, अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अंदर चलो। लच्छो मौसी आरती की थाल ले आई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।